चलो, अपना पिछला टॉपिक था अपना डिग्री ऑफ कंपैरिजन या फिर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन या इंटरचेंज ऑफ डिग्री या डिग्रीज वाला, ठीक है, या खाली डिग्री जिसे कह सकते हो, ऐसी कुछ बात हुई थी। तो आप ये बताओ वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम रही हो तो मैंने कहा था शायद निकाल लिया होगा लगभग। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट कर देता हूं अब आपका। उसके फर्दर आपके सीक्वेंस के अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ जो टर्म दिया हुआ आपके सिलेबस के अंदर ये नाम लिखा हुआ, देखो एक आसान सा टॉपिक है जो कि लगभग लगभग हर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है। ये नाम दिया गया है इसे, बताओ क्या है आपका? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ना, इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, इसी टॉपिक को अपन कुछ बुक्स के अंदर, रेफरेंस बुक हो या फिर गाइड बुक्स हो, उसमें ऐसा लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है। और उसमें टर्म क्या आ जाएगा आपका? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। ठीक है, कंकोर्ड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसे? आपका कॉन्कर्ड। ठीक है, और या फिर अपन ऐसा पढ़ सकते हैं, इसका एक नाम अकेले वर्ड में आ सकता है, वो क्या बनेगा आपका वहां पर? सिंटैक्स। मतलब ये टॉपिक कितने नामों से जाना जाता है? 3 नामों से। ठीक है, बोल के बताओ क्या क्या है आपका? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है और सिंटैक्स है। अगर आपने गौर किया हो तो ये रीट के अंदर, ठीक है, जो आपका ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन होता है उसमें L1 और L2 दोनों में लगा हुआ था। ठीक है, स्पेशली L1 में तो एरर के थ्रू पूछा जा रहा था और L2 में मेनली फर्स्ट यूनिट में ही लगा हुआ था आपका। ठीक है, ये ग्रेड 2 में भी है, ये ग्रेड 1 में भी है, जनरल जो कॉम्पिटिशन्स आती हैं उनमें भी सब में आपका दिया जाता है। अब इनका एक बार अर्थ लिखते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को अपन पढ़ते हैं तो इसे हिंदी में क्या कह देंगे? आपका कर्ता क्रिया, और फिर यहां अग्रीमेंट को अपन क्या कह देते हैं बताओ? आपका वहां पर समझौता। ठीक है, और फिर इसका मीनिंग निकालेंगे तो इसे क्या कहेंगे? आपका कर्ता क्रिया अनुबंध कह देंगे। वह अनुबंध या समझौता एक ही बात है, कुछ अलग अलग नहीं है, शब्द ही परिवर्तित हुआ है। और इसे अपन नीचे वाले को कहेंगे तो इसे नाम क्या दे देंगे आपका वहां पर? संरचनात्मक अनुबंध। ठीक है, अब आप गौर करेंगे कि ये आपस में किसकी बात कर रहा है वहां पर? या तो किसी ना किसी समझौते की बात कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी ना किसी अनुबंध की बात करेगा। ठीक है, ये समझौता या अनुबंध होना किस किस के बीच में चाहिए? कर्ता और क्रिया के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब कर्ता और क्रिया के बीच में होगा कैसे? तो इसका जो अपन बेस उठाएंगे, बेस का मतलब समझते हो ना? आपका आधार है या फिर अपन क्या कह सकते हैं? इसका बेसिस है। वो क्या बनेगा वहां पर? नंबर बनेगा। और नंबर का मतलब यहां पर मैथमेटिकल अप्रोच में संख्या नहीं होगा। नंबर का मतलब यहां पर संख्या नहीं है, बल्कि क्या होगा? वचन होगा। ठीक है, जैसे पढ़ते हैं ना अपन एक वचन, बहुवचन, और हल्का सा मैंने आपको पहले नाउन के टाइम पर बताया भी है। तो बताओ यहां पर इसे अपन क्या पढ़ देंगे? आपका या तो सिंगुलर नंबर है और या फिर क्या है आपका वहां पर? प्लूरल नंबर है। इसमें केवल 2 बातें, एकदम मिनिमल अप्रोच में 2 बातें ध्यान रखनी है कि अगर हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। इतनी सी बात है, इस पर पूरा टॉपिक टिका हुआ है। अब आप ये कह दोगे सर जब इस पर टिका हुआ तो हमें तो पता है कि आई के साथ एम आता है, ही के साथ इज आता है, दे के साथ आर आता है, फिर ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है? ठीक है, बहुत सारे इसमें वेरिएशन है, अराउंड 30 के आसपास। जहां आपको लगेगा सिंगुलर आना है लेकिन लगेगा क्या? प्लूरल। जहां आपको लगता है प्लूरल आना है लेकिन लगेगा क्या? सिंगुलर। इस तरीके से ये डीलिंग आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो टॉपिक की हेडिंग डालोगे अभी, एक बार रिपीट करवा के बताओ क्या नाम है? बोलो, बोलना पड़ेगा। अब तो नया टॉपिक आ गया ना, क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, और तीसरा क्या है? सिंटैक्स। किसी भी नाम से पूछे बात वही है। हिंदी में क्या कहेंगे? कर्ता क्रिया समझौता, या कर्ता क्रिया अनुबंध, या संरचनात्मक अनुबंध, जिसका बेस या बेसिस क्या है? नंबर है। नंबर का मतलब संख्या या वचन? वचन है। कौन कौन सा? सिंगुलर और प्लूरल। कैसे सोल्व करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आना है। इसका डेफिनेटली इक्वेशन आएगा, 100% आएगा। ज्यादा के चांसेस कम बनते हैं, कभी कभार 2 देता है, लेकिन 150 सवालों में से एक सवाल ये कंफर्म मिलना है जो 100% राइट होना है आपका। ठीक है, लिखो, देखें आप इसे जल्दी से। अब देखो, जैसे मैंने कहा था ना कि भाई आपको लगता है कि ये आसान है, उसके बावजूद भी हमसे गलती क्या करवा सकता है। ठीक है, तो इसमें अपन डिटेल में तो जाएंगे लेकिन उसका खुद थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि लिखने में अगर ज्यादा टाइम चला गया तो फिर वो नोट्स भारी हो जाते हैं, पन्ने डराते हैं कि एक टॉपिक के 50 पन्ने हो गए, कैसे तैयार करें। तो उन्हीं 50 पन्नों को अपन 5 से 6 पन्नों में समेटें, बातें सारी आए, सवाल सोल्व होना चाहिए, छूटे अपना कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा कि बहुत बार मैंने आपको हिंदी में लिखवाने की कोशिश कम ही की है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि लास्ट में आपके 3-3, 4-4
हजार रजिस्टर्स भर जाते हैं। जब आप रिवाइज करते हो, रिकेपिचुलेट करते हो तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, उनमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आप रिवाइज नहीं कर पाते, रिकेपिचुलेट नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि आपकी एक आदत होती है बहुत ज्यादा लिखने वाली, ठीक है, और ज्यादा लिखना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अब यहां देखो, इसमें अपना जो पहला पॉइंट अपन लेंगे वो सीधा सीधा लेकर आ रहा हूं मैं आपके पास में, कि मेरे पास में कुछ क्या है, लिंकिंग डिवाइसेस हैं। लिंकिंग डिवाइसेस समझते हो ना? अगर आप में से रीट की एग्जामिनेशन दी है तो ये भी टॉपिक जुड़ा हुआ था आपका। लिंकिंग डिवाइसेस का मतलब होता है योजन की या फिर संयोजक की युक्तियां, जोड़ने के जो डिवाइस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लिंकिंग। आप अपनी सिंपल भाषा में कनेक्टर कह सकते हो, जॉइनिंग वर्ड्स कह सकते हो, पेयरिंग वर्ड्स कह सकते हो, कंबाइनिंग वर्ड्स कह सकते हो, सिंगल वर्ड आपके जो सिग्नल वर्ड्स हैं वो कह सकते हो, या फिर कंजक्शंस का नाम भी उन्हें दे सकते हो। इनमें अपन सारे नहीं लेंगे, कुछ नाम लेंगे। जैसे मान लो कि मैंने यहां पर ये टर्म लिया है विद। अब आप ये मत सोचना कि विद प्रेपोजिशन है, विद प्रेपोजिशन भी होता है और विद आपका जोड़ने का काम भी करता है। तो यहां विद किसके रूप में बता रहा हूं, प्रेपोजिशन में बता रहा हूं या लिंकिंग डिवाइस में, लिंकिंग डिवाइस में, ठीक है। या फिर अपन ऐसा ले सकते हैं कि विद नहीं हो तो मेरे पास में टर्म क्या हो सकता है, टुगेदर विद। ध्यान से सुनना, टॉपिक अपना स्टार्ट हो चुका है अब आपका, इसकी जो भूमिका बननी थी बन गई। या फिर अपने पास में टर्म क्या आ सकता है वहां पर, अलोंग विद आ सकता है, ठीक है। या फिर अपने पास में यहां पर क्या रह सकता है आपका, एज वेल एज हो सकता है, ठीक है। या इसमें टर्म क्या आ सकता है आपका, एंड नॉट आ सकता है। या फिर अपने पास में इसमें टर्म क्या रह सकता है आपका, इन एडिशन टू रह सकता है, ठीक है। ये गौर करना, जो ये वर्ड्स लिख रहा हूं ना, इन्हीं का प्रभाव पड़ेगा सब्जेक्ट के ऊपर। ये सब्जेक्ट को डिसाइड करके बताएंगे कि इस तरीके से बनाओ या इस तरीके से बनाओ। यहां पर एक वर्ड ये भी डाल रहा हूं, अपने पास में टर्म क्या आ सकता है आपका, लाइक आ सकता है। लाइक यहां वर्ब का काम नहीं कर रहा है, बल्कि किसका काम कर रहा है, कनेक्टर का, मतलब जोड़ने वाले शब्द का काम कर रहा है, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक शब्द आपको वहां पर मिलता है, ठीक है, और ये क्या करता है, अपने सेंटेंस में इधर भी एक सब्जेक्ट लेकर आता है, ठीक है, पहला डूअर ऑफ एक्शन है आपका, और इन शब्दों में से किसी एक शब्द के साथ में आगे भी यहां पर क्या लेकर आता है आपका, सब्जेक्ट लेकर आता है। कुल मिला के सब्जेक्ट कितने हुए आपके पास में, 2 हुए। हमारी आदत क्या है, 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, अपन क्या करते हैं, उसे प्लूरल बना देते हैं, ठीक है, और वो गलत हो जाता है। अगर इनसे जुड़ा हुआ है ना तो इसमें 3 तरीके के आपके चांसेस बनते हैं। पहला तो आप ये सोचते हो कि दोनों को जोड़ के मैं क्या कर दूं, प्लूरल, या फिर आप ये बताते हो केवल किसके अनुसार, सेकंड के अनुसार, या फिर क्या करते हो केवल पहले के अनुसार, ठीक है। तो इसमें जो अपने पास में लगने वाला यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर क्या है, मैन वर्ब है। इसकी खास बात होगी, इसे दूसरे सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब, भाई वर्ब का मतलब दोनों आ गए, हेल्पिंग भी हो सकता है और आपका मैन भी हो सकता है। जो लगेगा वो कौन सा लगेगा आपका, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। पहला सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, पहला प्लूरल तो वर्ब भी आपका प्लूरल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है आपका कि ये यहां पर दूसरा क्या काम कर रहा है। इसमें प्रभावी है जो मॉनिटरिंग होगा, जो डिनोनिमेशन आएगा, डोमिफाइंग होगा, वो कौन सा होगा आपका, वहां पर पहले वाला होगा। अब जैसे आप यहां पर ले रहे हो ना, तो इसमें मैं एक एग्जांपल बना देता हूं जिससे आपको अच्छे तरीके से पता चले। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, यू एज वेल एज आई ब्लैंक ए लेक्चरर, और ऑप्शन में इज एम आर। देखो ऑप्शन बड़े आसान आते हैं, सिंटेक्स है ना उसके ऑप्शन बहुत आसान आते हैं। ऑप्शन में पता क्या क्या मिलेगा, ये लिमिटेड अभी चे पढ़ लो, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना। ऑप्शन में या तो इज एम आर मिलेगा, या वॉज वर मिलेगा, या डू डज मिलेगा, या हैज हैव मिलेगा, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस मिलेगा। यही ऑप्शन है, इसके अलावा इस टॉपिक में ऑप्शन ही नहीं बनते। फिर रिपीट कर रहा हूं, कितने ऑप्शन बन रहे हैं देखो, इज एम आर, वॉज वर, डू डज, हैज हैव, खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। टोटल फिंगर्स पे काउंट करोगे तो 11 ऑप्शंस हैं, उन 11 में से 4 मिलेंगे। किसी भी एग्जामिनेशन में चले जाओ, इसके अलावा इसमें ऑप्शन बनता ही नहीं है आपका, ठीक है। अब यहां पर अगला देखो क्या दे रहा है आपको, बताओ पहला सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई है। जोड़ा किससे है आपने, एज वेल एज से। अब बताओ ये सेकंड के अकॉर्डिंग या दोनों के अकॉर्डिंग या पहले के अकॉर्डिंग, ठीक है। बताओ पहला कौन सा है, यू है। यू यहां पर क्या ले लेगा, आर। बहुत बार आपने सुना होगा, आपके साथ वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, तो आई के साथ आर लगा के दिखा सकता है क्या, ऐसा बोलते हैं ना कि आई के साथ एम आता है। लेकिन एक ऐसा सेंटेंस बना जिसमें आई के साथ में क्या आ जाए,
आर आ जाए, वो इस रूल का यूज करते हैं, सब्जेक्ट को आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है, और जो हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ चाहिए होती है उसका सब्जेक्ट पहले लिख देते हैं, ठीक है, और जो ऑकवर्ड सब्जेक्ट है उसे बाद में लगा देते हैं। बात समझ में आई आपकी? ठीक है, एक बार रिपीट करोगे। देखो मैं कह रहा हूं कि करीबन 30 के आसपास है, पहला आपने ले लिया है, इतना तैयार करने के बाद में सिंटेक्स में आप कहीं नहीं फंसोगे, और कोई फालतू की रामायण नहीं लिख रही अपन, कोई इसमें थियरी वाला पार्ट नहीं चलाएंगे, ठीक है। बताओ इसमें कौन कौन से शब्द हैं आपके पास, बोलो। लाइक, विद, टुगेदर विथ, अलोंग विद, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू। अगर इनमें से क्या आना चाहिए? एक शब्द आना चाहिए। फिर बोल रहा हूं, इनमें से कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। और दोनों साइड क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें प्रभावी सब्जेक्ट कौन सा है? पहला है। तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब किसके अनुसार आएगा? पहले के अनुसार, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको लाइक वाला है, आप पूछ सकते हो, मैंने अपनी मर्जी से यहां पर एक एग्जांपल लिख दिया, लेकिन आपको लगता है कि सर ये हमें तो आता था, लेकिन आपने बाकी सब्जेक्ट्स जो आपका बता रहे हैं या फिर बाकी वर्ड्स आप बता रहे हैं उनमें से हमारा सेंटेंस डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका एग्जांपल मुझसे पूछ सकते हो। जैसे मान लो कि मैं लाइक का यहां पर बताऊं, मैंने ये लिखा आपका कि राम लाइक हिज ब्रदर्स ब्लैंक ऑनेस्ट, और यहां पर ऑप्शन वही है आपका सिंगुलर या प्लूरल वाला, ठीक है। अब इसको अगर आप चेक करोगे तो आपके जहन में टेंस पढ़ते हो ना, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या लगता है? राम सिंगुलर थर्ड पर्सन है, क्या लेता? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लेता, तो आपको लगता है कि राम के साथ क्या आना चाहिए? लाइक्स आना चाहिए। अगर वो लाइक्स आता तो वो क्या होता? वर्ब होता, ठीक है। यहां ये लाइक वर्ब का काम कर रहा है या लिंकिंग डिवाइस का काम कर रहा है? लिंकिंग डिवाइस का काम कर रहा है, इसे एस या एस से कोई मतलब नहीं है। तो बताओ यहां जुड़ा किससे है? लाइक से। मेरा S1 क्या है? राम। मेरा S2 क्या है आपका? हिज ब्रदर्स। बताओ वोज वर हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग आएगा या फिर राम के अकॉर्डिंग आएगा? राम के अकॉर्डिंग। राम कैसा है? सिंगुलर। बताओ क्या लगेगा आपका? वॉज। ये तो अपनी बात हुई थी। देखो दिखने में प्लूरल है लेकिन ले क्या रहा आपका? सिंगुलर। बताओ इस रूल में किसी को दिक्कत हो तो कर लोगे? नोट करो, देखें हो तो मुझे बोलना, मैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसे कोई इशू नहीं है आपका। अब नेक्स्ट वाले पे आओ, देखें आपका अपने पास में जो सेकंड रहेगा, इसके अंदर सेकंड भी लिंकिंग डिवाइसेस का रहेगा, और लिंकिंग डिवाइसेस को अपन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? बताओ आपका वहां पर एलडी, ठीक है। अब ये जो लिंकिंग डिवाइसेस इस बार चेंज कर देता हूं मैं आपका, और यहां पर देखो लिंकिंग डिवाइसेस में आपको क्या मिल सकता है? या तो इसमें टर्म क्या आ जाए आपका? नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? ना केवल अपितु भी, ना केवल बल्कि भी, ठीक है। या फिर इसमें क्या हो सकता है आपका? वहां पर अपने पास में टर्म लेना चाहें तो अकेला और, या अथवा, या तो या पढ़ेंगे या फिर अथवा पढ़ेंगे, और इसी से टर्म अपना क्या बन जाएगा आपका वहां पर? आइदर और, या तो या, ठीक है। और या फिर अपना टर्म क्या बनेगा इसमें? नॉर, और नॉर से ही क्या बना सकते हो आपका वहां पर? नाइदर नॉर। पीछे मैंने शब्द थोड़े ज्यादा लिखे थे, 7 से 8 लिखे थे, इस बार गिनोगे तो केवल 5 लिखे हैं मैंने आपके, ठीक है। अगला ये चाहता है कि इनमें से किसी एक का यूज वहां पर होना चाहिए, जो भी आपके 5 दिए गए हैं, और इधर वही पैटर्न आपका कि इस साइड में क्या आना चाहिए आपका? मेरा पहला सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है, कॉलोकेट हो जाएगा, और इसके बाद में मेरे पास में यहां पर दूसरा सब्जेक्ट आना चाहिए। अब इनको जोड़ने के बाद में जो मुझे हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब यहां पर चाहिए ना, ये पहले वाले रूल के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले में क्या था बताओ? दोनों को मिलाकर था या पहले के अनुसार? पहले के अनुसार। और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? दोनों को मिलाकर इसमें भी नहीं होगा, जबकि क्या हो जाएगा? दूसरे के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्रम में भी लिखा है। देखो अपने नियम को अपन ने लिया, पहला नियम था इसमें पहले के अनुसार, ठीक है, दूसरे वाला उसमें दूसरे के अनुसार। याद रखने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, ठीक है। जैसे यहां पर मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस है आपका आइदर यू और आई ब्लैंक, और फिर यहां पर टर्म है आपका मिस्टेकन। ये रीट का सवाल, ग्रेड 3 का सवाल है, ठीक है। पहले जो मैंने सवाल दिए थे वो किसी एग्जाम में नहीं आए, ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है आपका। और ऑप्शन वहां पर जो बनाए हैं अगले ने, ठीक है, उसमें देखो क्या था? इज, एम, आर, और क्या आपका? वर। हालांकि 2 ही ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, 4 में से चारों कभी कंफ्यूज करते ही नहीं आपका, ठीक है। अब देख लो कि एग्जामिनेशन का लेवल क्या रहता है। कई बार अपन पढ़ते हैं तो इतना पढ़ जाते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है अपने को, ठीक है, और फालतू की किताबें उनको उलट पुलट करते रहते हैं, फिर अपन सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। बताओ यहां पर कौन सा लिंकिंग डिवाइस लगा है आपका? आइदर और लगा है ना, ठीक है। पहला सब्जेक्ट क्या है आपका? यू है, दूसरा क्या है आपका?
आई है तो यू और आई को मिलाकर आएगा, यू के अनुसार आएगा या आई के अनुसार? आई के अनुसार आएगा। तो आई के अनुसार बताओ इसमें क्या ले लूं मैं? एम ले लूं। ठीक है, मेरा एक सवाल आपसे हो सकता है कि आपने वर क्यों नहीं लगाया? कुछ जगह अपन पढ़ते हैं ना कि आई के साथ वर आता है, तो यहां पे वर क्यों नहीं लगाया? वो नहीं, पास तो नहीं है, पास्ट इसका सोल्यूशन नहीं है, ये राइट आंसर नहीं है। आई के साथ वर तब लगाते हैं जब आपका सपोजिशन या इमेजिनेशन, कल्पना आती है। कौन से सेंटेंस में? कंडीशनल में। आई विश आई वर ए डॉक्टर, ठीक है। या फिर आप ये कहते हैं कौन सा? इफ आई वर ए बॉय, इफ आई वर ए किड, इफ आई वर ए सरपंच, इफ आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता, काश में एक बच्चा होता, लाइक दैट। कल्पना में आई क्या लेता है? वर लेता है। अदरवाइज आई के साथ में वर का यूज होता ही नहीं है, तो यहां पर कल्पना वाला कोई इश्यू है नहीं। ठीक है, अब एक बार कोशिश करो रिपीट करने की, बताओ कौन कौन से वर्ड्स दिए मैंने आपको? हाँ देखो मत ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और, आइदर और, नोर, नाइदर नोर। ठीक है, इसमें दोनों साइड क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। किसके अनुसार लगाएंगे? सेकंड वाले के अनुसार। इतनी सी बात है। ठीक है, नोट करो, देखें इसे रिवाइज कम से कम एक बार जरूर किया करो और घर जाके भी जरूर देखना। अपने पास में एक शब्द लिखा हुआ, बताओ क्या लिखा हुआ है? THERE। पढ़ो जरा क्या वर्ड है। अरे यहां पर जो मैं आपसे चाह रहा हूं वो ये चाह रहा हूं कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। बताओ इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है आपका? देयर। जब आप हिंदी में पढ़ते हो, हिंदी अनिवार्य या फिर हिंदी साहित्य, तो वहां पर आपके अध्यापक बंधु हैं, वो आपको मना करेंगे कि ऐसा कोई होता ही नहीं है, आधा ए या हलंत वाला ए होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप इसे इंग्लिश में पढ़ते हो ना, तो इंग्लिश वाले टर्म में ये चीज क्या है आपकी? अवेलेबल है, उपलब्ध होती है, हाफ ए। इसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? देखें आपका वहां पर स्वा साउंड कहते हैं। ठीक है, ये जो आधा ए होता है उसे क्या बोला जाता है? आपका स्वा साउंड। इसका मीनिंग सचवा नहीं है, इसकुआ नहीं है। ठीक है, उच्चारण में देखते हो तो क्या निकलता है? ये आपका स्वा साउंड निकलता है। और यहां पर जब इसे पढ़ते हैं तो अपनी आदत क्या होती है इसे पढ़ने की? बताओ देखें आपका देयर, जबकि ये देयर नहीं है बल्कि क्या है आपका? देय है। इसका शाब्दिक अर्थ आप ले लो, बताओ इसका शाब्दिक अर्थ वहां पर क्या निकल कर आ जाएगा? वहां निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे आपसे ये पूछना है कि ये कैसा है आपका? जब आपको सेंटेंस में दिया जाए तो इसके साथ में लगने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा या फिर आपका प्लूरल आएगा? मतलब एक वचन आएगा या बहुवचन आएगा, ये बताना है। बताओ। सिंगुलर, इधर से जवाब। और तो बचाओ, आप बोल दो प्लूरल, उधर से दोनों ही प्लूरल। ठीक है, तो 3 आंसर चाहिए थे मुझे, तीनों मिल गए आपका, सिंगुलर, प्लूरल और कौन सा? दोनों। ठीक है, मजे की बात यह है कि आपने 3 तुक्के मारे और तीनों ही क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है, तुक्का मारने वाले सीख लेना, तुक्के कभी काम नहीं आते हैं। ठीक है, ऑथेंटिक नॉलेज ही काम आएगा। वजह बताता हूं आपको। आप मुझे यहां पर ये बताओ कि जब आपने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए दोबारा आ जाएगा, तो उसमें अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा था हल्का सा। क्या था बताओ आपका? नाउन और नंबर, संज्ञा और वचन। ठीक है, तो वचन किसके अनुसार काम करेगा बताओ? नाउन के अनुसार। संज्ञा एक वचन या संज्ञा बहुवचन। ठीक है, या फिर नाउन है, नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड क्या होता है बताओ? देखें आपका प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि नाउन नंबर या फिर आपका प्रोनाउन नंबर, ये तो पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद में जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जैसे एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये कभी क्या नहीं होते हैं? एक वचन बहुवचन नहीं होते हैं, इन पर वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं नीचे नाम लिख देता हूं, जैसे आपके पास में एक शब्द लिखा है मैंने, कौन सा आपका? एडवर्ब। या फिर मैं यहां पर एक वर्ड लेता हूं, बताओ कौन सा आपका? एडजेक्टिव। ठीक है, या फिर मेरे पास में शब्द क्या आ सकता है आपका? प्रीपोजिशन। ठीक है, या फिर वर्ड क्या हो सकता है आपका वहां पर? इंटरजेक्शन। ठीक है, या फिर अपने पास में वर्ड क्या आ सकता है आपका वहां पर? एक और बच गया, कंजंक्शन। ठीक है, अगर इनकी अपन बात करते हैं तो इन पर नाउन या प्रोनाउन का कभी कोई असर वहां पर एक वचन बहुवचन वाला जो होता है ना, नाउन या प्रोनाउन वाला, वो इन पर नहीं पड़ता है। इन पर नंबर का कोई रोल नहीं होता है, नंबर का कोई खेल नहीं होता है। ये एक वचन बहुवचन से कोई जुड़े हुए हैं ही नहीं आपका। ठीक है, ये बात मैंने इधर क्यों बोली? देखो आपका जवाब मुझे ये मिलना चाहिए था कि ये जो देर है ये नाउन भी नहीं है, ये प्रोनाउन भी नहीं है, बल्कि ये क्या है बताओ? देखें आपका एडवर्ब है। और एडवर्ब किसको बताने वाला है? आपका
प्लेस को, मतलब स्थान को, स्थान सूचक क्रिया विशेषण है। बात हुई अपनी क्लास में, ठीक है। पहले मैंने बताया था हियर और देयर, ऐसा बता रखा, अब दोबारा बोला मैंने आपका कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब यहां पर देख लो, बताओ उसमें एक वचन बहुवचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपसे ये पूछा जाए कि देर एक वचन है या बहुवचन, तो ये ना तो एक वचन है ना ही बहुवचन है। अब भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। देर सेंटेंस में सब्जेक्ट तो बन सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट बनेगा तो हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, एक वचन या बहुवचन चाहिए। ये खुद एक वचन भी नहीं है, खुद बहुवचन भी नहीं है, तो हम लगाएंगे कैसे? वहां पर आने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हम अप्लाई कैसे करेंगे? इसका आंसर मुझे दो। ये तो क्लियर हो गया, सब्जेक्ट तो यही बनेगा, सब्जेक्ट तो यही बनेगा। अब सुनो, जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, देखो आपका, और सेंटेंस लिखने से पहले और आसान करूं, थोड़ा ज्यादा समझ में आया आपको। यहां पर अगर देर दे के अगले ने ब्लैंक दे दिया, और फिर यहां पर क्या लिखा है आपका, फॉलोइंग नाउन लिखा है। फॉलोइंग नाउन का मतलब क्या हो गया आपका, अनुसरण करने वाला संज्ञा शब्द लिखा है, ठीक है। तो यहां जो आपको भरना है क्या, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, वो इस देर के मुताबिक नहीं आएगा, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा आपका, इस फॉलोइंग नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। जो आप बोलना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या हो जाएगा आपका, फॉलोइंग नाउन हो जाएगा। उस खाली स्थान के बाद में आने वाला संज्ञा शब्द रहेगा। अब यहां पर सेंटेंस को देखते हैं अपन। जैसे सेंटेंस लिखा गया कि द ब्लैंक ए गोल्ड कॉइन इन माई पॉकेट, और इसमें मुझे यहां पर डालना है इज, एम और आर में से, ठीक है। आप आराम से बताओगे, अब जोड़ नहीं आएगा। अब देखो यहां पर जो देर है, देर एक वचन भी नहीं है, बहुवचन भी नहीं है, ये डिसाइड नहीं करेगा, इजमार आएगा। डिसाइड कौन करेगा, फॉलोइंग नाउन करेगा। बताओ फॉलोइंग नाउन कौन सा है आपका, कॉइन, सिक्का कितना है, एक है, बहुवचन या एक वचन, एक वचन। बताओ क्या आना चाहिए, इज आ जाएगा। अब अपन गलती क्या करते हैं, अपन ये सोचते हैं देर एक वचन है तो क्या लगा दो, इज लगा दो, ठीक है। जबकि ये इज है किसके अनुसार, बताओ, कॉइन के अनुसार है, ठीक है। इसे मैं चेंज कर देता हूं, और चेंज करके देखो इसी सेंटेंस को मॉड्यूलेशन दे रहा हूं, और इसे ऐसा लिख दूं आपका, देयर ब्लैंक मैनी कॉइन्स इन माई पॉकेट, और यहां पर यही आपको ऑप्शन में दिया जाता है, इज, एम और आर वाला, ठीक है। अब यहां पर चेक कर लो, देखें अब भी सब्जेक्ट अपने पास में क्या है आपका, देयर। क्या इज थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा ना। इस बार किसके अनुसार आएगा, बोलो, कॉइन्स के अनुसार। कॉइन्स एक वचन है या बहुवचन, बहुवचन है, ठीक है। तो इज आएगा या आर आएगा, आर। अब डेफिनेटली ये बात समझ में आ रही है ना, देर इसको प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। और ये प्रभावित नहीं कर रहा है, इसीलिए अच्छी ग्रामर में इसे अपन किसका नाम देते हैं, एक ऐसे सब्जेक्ट का नाम देते हैं जो इंट्रोडक्टरी होता है। इंट्रोडक्टरी का मतलब परिचयात्मक। ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, कि देर किस टाइप का सब्जेक्ट है। देर को तीन प्रकार के नाम दिए जाते हैं सब्जेक्ट के रूप में, या तो इंट्रोडक्टरी कह दो, ठीक है, या फिर इसे क्या कह दो आपका, एग्जिस्टेंशियल कह दो। एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या होता है, अस्तित्वकारी, ठीक है। और या फिर इसे किसका नाम दे दोगे आपका वहां पर, न्यूट्रल का, तटस्थ, उदासीन है, ये कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो जो हमें पूछा गया था ना पेपर में, वो ये बीच वाला पूछा गया था कि विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट देयर इज। ये थियरी का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि देयर किस प्रकार का सब्जेक्ट है, और उसमें चार ऑप्शन मिले थे। उन चार में से एक नाम क्या था आपका, एग्जिस्टेंशियल। देर को तीन प्रकार के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल हो गया है, बताओ क्या नाम है उसका। पहला बोला करो ताकि याद रहे, क्या नाम है, इंट्रोडक्टरी। दूसरा क्या है, एग्जिस्टेंशियल। तीसरा क्या है, ठीक है, इनका अर्थ बताता हूं। इंट्रोडक्टरी का मतलब परिचयात्मक, ये वाक्य का क्या करवाएगा, परिचय करवाएगा। और एग्जिस्टेंशियल का मतलब अस्तित्वकारी, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो वाक्य का कोई अस्तित्व है ही नहीं, ठीक है। फिर तीसरा शब्द क्या है, न्यूट्रल, मतलब तटस्थ या उदासीन। ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, उनके लिए क्या है, ये उदासीन रहेगा या फिर तटस्थ वहां पर बोला जाएगा। अब रिपीट करो, जो मैंने आपसे गलतियां करवाई हैं सुधार दो। बताओ कौन सा शब्द है, देयर है या देयर, देयर, ठीक है। अब ये बताओ इसका हिंदी अर्थ क्या है, वहां है, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब कैसा है आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्थान सूचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। ये एक वचन है या बहुवचन है या दोनों है, दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो ये फिर क्या है, इंट्रोडक्टरी है, एग्जिस्टेंशियल है, न्यूट्रल है, ठीक है। इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगेगा वो किसके अनुसार, देर के अनुसार या फॉलोइंग नाउन के, फॉलोइंग नाउन के, ठीक है। इतना सा इसके अंदर है, लिखो देखें आपका वहां पर। आपने वैसे ये कहानियां वगैरह सुनी होंगी, एक बार बीच में और रोक देता हूं, आपका छोटे बच्चे थे तो कहानियां पढ़ते थे ना आप,
ठीक है। तो उन कहानियों की हेडलाइन बताओ। एक बार की बात है, एक कौवा था, पहला सेंटेंस उसकी ट्रांसलेशन दे दो, हेडलाइन छोड़ो। एक बार की बात है, एक कौवा था, पढ़ा था ना आपने छठी में सातवीं में ऐसा कुछ, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम या वंस देयर वॉज ए क्रो, क्या लगाया था, वॉज। अब वॉज देयर के अनुसार आ रहा है, क्रो के अनुसार, क्रो के अनुसार। देखो आप क्या गड़बड़ करते हो, ठीक है। अब वहां पर दूसरा बताओ कि एक बार की बात है, दो दोस्त थे, बनाओ देखें। वंस अपॉन ए टाइम या वंस देयर वर टू फ्रेंड्स, इस बार वोज आया या वर आया, वर। वर क्यों आया, क्योंकि मेरे पास इस बार नाउन क्या है, फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है, ठीक है। हालांकि छोटे थे तब मजाक भी उड़ाया करते थे, देख रे पागल है, एक जगह देर के साथ वोज लगा रहा है, एक जगह देर के साथ में वर लगा रहा है, लेकिन वो ऑथेंटिसिटी थी। उस वक्त तो आपने ग्रामर का इतना गौर किया ही नहीं होगा, रट्टा मारा होगा, ठीक है, रट रट के लिखा करते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा आपने तैयार करना सीखा, लिखो देखें से आपका ये रेपेटेटिव एरर भी हो जाती है कई बार। देखो यहां पर इसमें 3 क्वेश्चन बने थे आपके, आगे बढ़ने से पहले रिपीट कर देता हूं। एक तो कौन सा, सिंगुलर और प्लूरल वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बना वहां पर, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तीसरा क्या बना, इसका नाम क्या, इंट्रोडक्टरी, एक्जिस्टेंशियल और न्यूट्रल। 2 छोटे और निकाल सकते हैं, एक ये कि ये जो 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इन पर नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और एक छोटा सा ये निकाल सकते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है आपका, देयर। अगर आप ढूंढो तो एक ही स्लाइड में आपके 3 से 5 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। फिर अगले पार्ट पे आओ, देखें आपका नंबर 4 वाला है, पहले वाले से मिलता जुलता लिखूंगा मैं आपका THEIR, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी क्या रहेगा आपका, देयर, सेम ही रहेगा आपका, जैसा कि आपने पहले वाला लिखा है ठीक उसी तरीके से ये चलेगा। ये भी क्या पढ़ा जाएगा आपका, देयर, ऐसा ही, ठीक है। अब ये होमोफीन्स हो गए, पहला और दूसरा स्पेलिंग चेंज है, मीनिंग चेंज होगा लेकिन उच्चारण सेम होगा, उन्हें क्या कहा जाता है, होमोफीन्स कहा जाता है, ठीक है। अब यहां इसका जब शाब्दिक अर्थ आप लेंगे तो इस दे का शाब्दिक अर्थ बताओ क्या है आपका, उनका, या फिर क्या कहोगे आपका, उनकी, और या फिर क्या कह दोगे आपका वहां पर, उनके, ठीक है। मेरा वापिस वही सवाल, ये दे एक वचन है या बहुवचन है, या हाँ बताओ, बहुवचन। ये थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, ये बना किससे है बताओ आपका, दे से बना है, THEY, दे का मतलब वे, वो, ऐसा कुछ। बताओ एक वचन है या बहुवचन, उधर से जवाब आया बहुवचन, और कोई, बहुत सोचा भाई, इतना तो कायदा नहीं बनता है। अब सुनो एक बार, ये जो दे है ना, इसके 5 फॉर्म ये बनते हैं, दे, देम, या फिर क्या रहेगा आपका, देयर, और क्या हो जाएगा आपका, देयस, और क्या रहेगा आपका वहां पर, themselves। कुछ आपकी गाइड बुक्स हैं वो ऐसा कर देती हैं, उसमें ये जो दूसरे वाला है तीसरे पे लिख देते हैं, तीसरे वाला दूसरे पे लिख देते हैं, जो मानने नहीं है आपका, ठीक है। अब ये देखो, ये अपने आप में कैसा है आपका, प्लूरल है, ठीक है। ये भी अपने आप में कैसा है, प्लूरल है। ये अपने आप में कैसा है, प्लूरल है। और ये अपने आप में क्या है आपका, प्लूरल है, लेकिन मैंने एक को छोड़ दिया, ठीक है। अब उधर जो उन्होंने बहुवचन बताया वो ये सोच रहे हैं कहीं एक वचन तो नहीं है, ठीक है। लेकिन मजे की बात ये है कि ये यहां पर जो टर्म है ना, उसके लिए मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है। अब बताओ ये क्या है, दोनों है, आपको जैसे मर्जी आंसर ले लो आप लोगों से, ठीक है। ये दोनों ही नहीं है, कैसे बरगला दो चाहे आपका, ठीक है। अभी मैच्योर नहीं हुए, मतलब पागल बनाया जा सकता है, ठीक है। ये एक वचन भी नहीं है और आपका बहुवचन भी नहीं है। आप कहोगे कैसे नहीं है, ठीक है। इसका रीजन समझाता हूं मैं आपको, देखो तभी कहता हूं जवाब दिया करो, ज्यादा से ज्यादा गलत आएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। और फिर कह रहा हूं गलत आने पर आप एक ही चीज फील करते हो, मेरी इंसल्ट हो गई, आप गौर मत करना, क्योंकि पास वाला जो आप पर हंस रहा है ना, उसको भी उतना ही आ रहा था, ठीक है। अगर ज्यादा आ रहा होता तो वो पहले आंसर दे चुका होता, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं है। और ये मैं वादे के साथ कह सकता हूं, इस गेट के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरे वाले कमजोर है, मैं यही कहूंगा मेरे वाले सबसे होशियार हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हो, लेकिन गलतियां किया करो आप। देखो इसका रूल ये कहता है, अपने पास में ये जो देर है ना, ये एक्चुअल में इसका नाम पढ़ना, ये क्या है आपके लिए, वहां पर एक डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का मतलब दृढ़ निश्चायक शब्द, या फिर आपका परिसीमक शब्द या निर्धारक शब्द, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, आपका एक एडजेक्टिव कह सकते हैं। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण है, ठीक है। ये मैंने लिखवाया आपको, अगर आपने मेरे दिए हुए नोट्स हैं उनको घर जाके पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। देखो लिखवाया ना आपको कि ये पजेसिव डिटर्मिनर है या पजेसिव एडजेक्टिव है, आप पढ़ते नहीं हो तो कमी है अपनी, ठीक है। और अभी अभी आपने क्या पढ़ा था बताओ, कि एडजेक्टिव एक वचन या बहुवचन, एक वचन या बहुवचन,
नहीं होता है, अभी पढ़ा था ना आपने, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो अगला ये चाहेगा कि इसके साथ में हर हाल में क्या आएगा, एक नाउन आएगा, ठीक है। और वो नाउन ये डिसाइड करेगा कि यहां पर लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसा है, ठीक है। अब पहले वाले देर में और इस वाले देर में एक हल्का सा फर्क ये है कि यहां पर जो नाउन आ रहा था वो खालिस्तान के बाद में था, ठीक है। और यहां पर जो आपका नाउन आ रहा है ये खालिस्तान के कहां है, पहले है, ठीक है। लेकिन इतना ये कि दोनों में फॉलोइंग नाउन है, ये भी फॉलोइंग है, वो भी क्या है आपका फॉलोइंग नाउन बोला जाएगा। मैं एग्जांपल बना देता हूं, इससे आपको इजीली पता चलेगा। जैसे मैंने ये लिखा है कि देयर हाउस ब्लैंक स्प्लेंडेड, और ऑप्शन वही घिसे पिटे ऑप्शन चल रहे, इसमें कुछ नया नहीं है आपका। जैसे मैंने यहां पर लिखा है आपका इजमार। अब आप ये बताओ कि यहां जो इजमार लोगे वो देर के अनुसार लोगे या हाउस के अनुसार, हाउस के अनुसार। अब आराम से समझ में आ रहा है, हाउस बहुवचन या एक वचन, एक वचन है, ठीक है। बताओ क्या आ जाएगा, इज। अब आप इसी सेंटेंस को मुझे चेंज करवा दो और आप ये करो, जो हाउस लिखा हुआ है ना उसका क्या लिख दो आप, हाउसेज। सेम का सेम रिपीट करवा दो मुझे। बताओ क्या बनाऊंगा इसमें, बोलो देयर, फिर यहां पर टर्म क्या आ जाएगा, हाउसेज, और उसके बाद में स्प्लेंडेड। अब बताओ यहां पर इज आएगा या फिर आर आएगा, आर आएगा ना आपका, ठीक है। जबकि मैंने देर को तो छेड़ा ही नहीं है, देर के साथ में तो मैंने कोई इंटरफेरेंस रखा ही नहीं है, वैसा का वैसा है, मतलब देर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है। इसे लिखो, फिर अपन रिपीट करेंगे, इसे आपका रिपीट करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले इसे एक बार नोट कर दो और जवाब दिया करो। बार बार कहता हूं, गलतियां होने दो। चलो देखो, एक बार इसे रिपीट करवा दो और कोशिश करना बोर्ड पे नहीं देखो आप, ठीक है। बताओ शब्द कौन सा है, देयर, स्पेलिंग क्या है, THEIR, ठीक है। इसका उच्चारण वैसा ही जैसा किसका था, THERE का था, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ क्या है, उनका, उनकी, उनके। इसको अपन टेक्सोनोमी में जो नाम देते हैं टेक्सुअल, वो टेक्सुअल नाम क्या है, अपनी उधर नहीं देखना, पजेसिव डिटर्मिनर या पजेसिव एडजेक्टिव। फिर बोलो क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर या पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये बताओ सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, दोनों ही नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इसके तुरंत बाद में किसकी आवश्यकता है, एक नाउन की आवश्यकता। वो डिसाइड करेगा कि हेल्पिंग वर्ब एक वचन आएगा या बहुवचन आएगा, ठीक है। लेकिन ये बताओ ये नाउन कहां आएगा, ब्लैंक स्पेस के बाद या ब्लैंक स्पेस के पहले, ब्लैंक स्पेस के पहले। और पहले वाले देर में कहां रहा था, ब्लैंक स्पेस के बाद में आ रहा था। क्लियर आपका, ठीक है। हाँ जी, थोड़ा सा जोर से बोल दो मेरे भाई। ये इसमें क्या आपका पूरा फ्रेज बनेगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट इतना नहीं है। सवाल बहुत अच्छा इन्होंने ये पूछा कि सर अभी आपने ये बताया कि यहां पर ये न्यूट्रल है, तो इसमें न्यूट्रल सब्जेक्ट के रूप में काम कौन कर रहा है आपका, ये देर काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर गौर करना, ये देर अकेला स्टैंड रख ही नहीं सकता, अकेला कभी आएगा ही नहीं। इसके साथ में हमेशा क्या आना चाहिए आपका, नाउन आना चाहिए। और ये 99.99 नहीं है, बल्कि क्या है, 100% है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो देर है या हाउस है या देर हाउस है, देर हाउस, ठीक है। जैसे अपना नाउन फ्रेज बोलते हैं ना अपन, आगे चलकर पढ़ेंगे फ्रेजेस में, अपन एनालिसिस पढ़ेंगे, फ्रेज का टॉपिक लगा हुआ है सेकंड सेक्शन में, तब और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। यहां पर ये किस पार्ट में आ सकता है आपका, नाउन फ्रेज में आ सकता है, ठीक है। नाउन की जगह तो क्या आता है आपका, प्रोनाउन आता है, ठीक है। लेकिन ये एक तरीके से नाउन क्या है, इसमें हाउस है और एक से ज्यादा शब्द हो गए, तो ये नाउन ही बचेगा, नाउन फ्रेज में चला जाएगा, नाउन फ्रेज में। तो अकेला देर क्या नहीं है आपका, सब्जेक्ट है ही नहीं, बनेगा ही नहीं, ठीक है। पीछे वाला अकेला बन सकता है आपका। आई बात समझ में अब तो, ऐसे बोला करो, ठीक है। जो सवाल होता है डायरेक्टली बताया करो ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे। फिर अगले पार्ट में आओ, नंबर कौन सा, नंबरिंग आप याद रखोगे भाई, सीक्वेंस में नहीं बताऊंगा। कौन सा है आपका वहां पर, 5वां है, ठीक है। अब यहां पर ये जो 5वें वाला पार्ट है आसान सा रहेगा, टिपिकल नहीं मानूंगा, ठीक है। कारण क्या, ये सुनना कि अपने पास में आई है, आई क्या है आपका, जनरली सामान्यतया क्या करता है आपका, पास्ट वाला पार्ट है, पास्ट वाले पार्ट में बताओ क्या लेता है आपका, वॉज लेता है, ठीक है। लेकिन यही जो आपका आई है ये जनरली की बजाय क्या चला जाता है आपका, एक्सेप्शनली। मैंने थोड़ी देर पहले क्लास में बोला है ऐसा, ठीक है, हटकर चला जाता है। तो ये पास्ट की बजाय किसको फेवर करता है बताओ, देखें आपका
इमेजिनेशन को, कल्पना को फेवर करता, और वहां पर ये किस में आ जाएगा, वर में। ये सवाल बहुत बार आता है कि आई के साथ वोज कब आता है, आई के साथ में वर कब आता है। ठीक है, साधारण पास्ट है तो क्या आएगा, वोज आएगा, कल्पना है तो क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, अब यहां पर ये आई है ना, ये कभी भी इस नंबर से डिसाइड नहीं होगा कि ये सिंगुलर में आ रहा है या फिर ये आपका प्लूरल में आ रहा है। जैसे आपने गौर किया हो तो इधर से एक दिन इन्होंने कुछ दिन पहले सवाल पूछा था, ठीक है, कि सर ये एक वचन है या बहुवचन, इससे मिलता जुलता सवाल आया था। ठीक है, तो गौर ये करो कि यहां पर इससे कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, कायदे के मुताबिक वोज क्या होता है, सिंगुलर होता है, और वर क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, लेकिन दोनों ही किसके साथ लग रहे हैं, आई के साथ। तो ये सिंगुलर प्लूरल पे नहीं टिका है, बल्कि ये उसके यूज पे टिका है कि सिंपल पास्ट है तो क्या ले आओ आपका वहां पर, वोज ले आओ। अगर ये इमेजिनेशन या सपोजिशन, कल्पना है तो क्या ले आओ, वर ले आओ। ठीक है, जैसे मैं यहां पर सेंटेंस लिखूंगा, आप इजीली मुझे बताएंगे। मैं ये कहूंगा, आई ब्लैंक वर्किंग एट माई फार्म टुडे मॉर्निंग, ये लो। और इसमें जो आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ऑप्शंस आपके पास में ये रहे, आइदर वॉज और वर। ठीक है, पढ़ो जरा, मीनिंग क्या है कि आज सुबह मैं अपने खेत पर काम कर रहा था। ठीक है, तो आप मुझे यहां पर ये बता दो कि अपने पास में इसमें कोई इमेजिनेशन है क्या, कोई कल्पना है क्या, नहीं है ना। ठीक है, तो बताओ यहां पर क्या ले लेगा आपका, वॉज ले लेगा। ठीक है, और जैसे अभी अभी आपने गौर किया हो कि यूपीएससी का रिजल्ट आया है, और आप में से कोई बंदा ये कहता है कि काश मैंने यूपीएससी फाइट किया होता, या काश मैं एक सिविल सर्वेंट होता। जैसे आप ये लिखते हैं कि इफ आई ब्लैंक और फिर आ जाए ए सिविल सर्वेंट। ठीक है, कि काश में एक प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता। ठीक है, लेकिन अधिकारी भी एक तरीके से नौकरी होता है। देखो वहां भी इतनी बड़ी पोस्ट पे भी जाके नाम क्या जुड़ता है, सर्वेंट ही जुड़ता है। ठीक है, कितनी भी नौकरी नौकरी होती है, नौकरी बोला जाएगा। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में ये इफ किसको शो कर रहा है, आपका इमेजिनेशन को। अगला सिविल सर्वेंट नहीं है। ठीक है, अब बताओ आई यहां पर क्या ले लेगा, आपका वर ले लेगा। सिर्फ 2 लाइन का काम है। बताओ आई के साथ क्या आ सकता है, वॉज भी, आई के साथ क्या आ सकता है, वर भी। डिफरेंस क्या है, जब सिंपल नेचर है तो क्या आएगा, वॉज आ जाएगा पास्ट में। ठीक है, और अगर इमेजिनेशन या सपोजिशन है तो क्या आएगा, वर आ जाएगा। इमेजिनेशन कैसे पहचानोगे, जरूरी नहीं है इफ से पहचानो, जो चीज नहीं है, जिसकी वहां पर आप चाहत करते हो कि ये मेरे पास होता या होती, जबकि वो आपके पास नहीं है, वो क्या ले लेगा, आपका वर ले लेगा। ठीक है, लिखो, देखें, लिख दिया ना। अगले पे आओ, देखें आपका, अब थोड़ा सा वेवर्ड ले जाता हूं, लिख दिया सब। हाँ जी, नंबर आपका 6 है। इस पे देखना, देखें, मैं कुछ यहां पर नाउन्स ले रहा हूं, संज्ञा शब्द ले रहा हूं, और इनमें मैं आपसे पूछूंगा कि ये कैसा रोल प्ले करेंगे। जैसे पहला शब्द मैंने यहां पर लिखा है ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब क्या होता है, न्यायिक खंडपीठ, न्यायाधीशों का समूह। वन वर्ड भी है। ठीक है, जैसे 3 आपके जजेस आ गए, 5 आ गए, 7 आ गए, इस तरीके से उनकी जो खंडपीठ होती है, जिसे आप बेंच कहते हैं। ठीक है, ये खाली बेंच नहीं आपकी बैठने वाली, ठीक है, वो भी है। एक चीज और याद आती है आपसे, जैसे कई बार डिस्कशन होता है तो अदर सब्जेक्ट का कोई स्टूडेंट बोले तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, इंग्लिश वाला बोले तो बहुत तकलीफ होती है। वो कहता है सर ये फर्स्ट बेंच है या सेकंड बेंच चल रहा है। ठीक है, अब बताओ बेंच होता है या बेच होता है, वो बेच होता है। ठीक है, ये ध्यान दे लेना। जैसे ये है, ये जो बेंच है ये डबल मीनिंग देता है। एक तो कौन सा, वहां पर ग्रुप ऑफ जजेस। ग्रुप ऑफ जजेस का मतलब क्या है, वहां पर जहां न्यायाधीशों का समूह है। ठीक है, या फिर क्या है आपका सिटिंग इक्विपमेंट है। ठीक है, मतलब बैठने का कोई आपका साधन है, जैसे आप बैठे हुए हो तो वो क्या है, आपका बेंच है। जिस पर बैठे हो आप, टेबल नहीं है, टेबल क्या है आपका, सामने वाला है। ठीक है, लेकिन एक वर्ड ये आता है, कौन सा, बैच, जो ग्रुपिंग होती है आपकी। जैसे ये अपना क्या है, इंग्लिश का बैच है। ठीक है, और एक प्रॉब्लम ये भी आती है, जैसे अपन कई बार बोलते हैं ना आपका बैज। ठीक है, ये बैज किसके लिए आता है, बिल्ले के लिए। यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, मोस्टली चेस्ट पे होता है अधिकांशतया। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका वहां पर ये जो बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, इन पर शोल्डर्स पे भी आपका लगा दिया जाता है, कुछ यहां भी लगा लेते हैं, लेकिन मेनली यहां रहेगा आपका। ठीक है, ये बैज बोला जाता है, इसे आप बिल्ला कहा करते हो। अब गलती ये है
कि हम इस टर्म को किस में पढ़ जाते हैं, इस वाले में पढ़ जाते हैं। आपको कभी नहीं बोलना ऐसा। चलो यहां बताओ, ज्यूरी का मतलब न्यायिक खंडपीठ है, तो मेरे पास में एक वर्ड ये भी आता है कमेटी। ये मिस स्पेल्ट में बहुत बार पूछा हुआ है, अशुद्ध वर्तनी में स्पेलिंग आनी चाहिए आपको। बताओ स्पेलिंग क्या है? COM 2 बार है, फिर IT 2 बार है और EB 2 बार है। ठीक है, इसका उच्चारण क्या है? कमेटी। कमेटी है या कमिटी? कमेटी। इंग्लिश में कमेटी है, हिंदी में आते आते कमेटी हो जाएगा समिति के लिए। फिर एक टर्म ये है आपके पास में, ये वाला पढ़ो जरा, ये क्या है आपका? काउंसिल। काउंसिल का मतलब परिषद। ठीक है, एक वर्ड अपने पास में ये है यहां पर, ये टर्म पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब क्या रहेगा आपका? संसद। ठीक है, एक वर्ड आपके पास में ये है जिसे अपन क्या पढ़ देते हैं आपका? कैबिनेट, मंत्रिमंडल। और एक वर्ड अपने पास में ये है जिसे अपन क्या पढ़ देंगे आपका? असेंबली। असेंबली का मतलब सभा। ठीक है, अब मुझे आपसे ये पूछना है कि ये जो टर्म्स हैं इनका यूज करो, सब्जेक्ट के रूप में होगा, ये सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे? दोनों जवाब आ गए ना, सिंगुलर उधर प्लूरल। ठीक है, अब इसको एक चीज देखो आप, अब आप कहोगे सर पहले आप हमें बहला कर आराम से हमारे जवाब ले लेते हो और उसके बाद में उन्हें गलत साबित कर देते हो। यहां वाले पार्ट में अपने पास में ये टर्म है कौन सा? ये सिंगुलर और प्लूरल, ये क्या रहेंगे? दोनों रहेंगे। ठीक है, ये कुछ कंडीशन में सिंगुलर होते हैं, कुछ कंडीशन में प्लूरल होते हैं। पहले क्या सिखाया था देर में? ये सिंगुलर भी नहीं होता और प्लूरल भी नहीं होता, इस बार दोनों हो सकते हैं। अब आप कहोगे कैसे? तो इसको पढ़ना, ये जितने भी है ना, इन सब में एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम आपके पास में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य होते हैं मिनिमम। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 500 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से पहले नहीं बनेंगे, 2 से कभी ऐसा नहीं होगा ये। ठीक है, और ये 3 आते ही बताओ किसका काम करते हैं? आपका ग्रुप का काम करते हैं। ग्रुप का मतलब एक समूह का। और जो इसके ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, उन मेंबर्स का अगर जो डिसीजन है, डिसीजन का मतलब आपका निर्णय है, जिसे आप दूसरे शब्दों में कहना चाहो तो बताओ क्या कह सकते हो? वर्डिक्ट कह सकते हो निर्णय को। ठीक है, या फिर इनका क्या है? ओपिनियन है। ओपिनियन का मतलब अवधारणा है, या इनका व्यू, विचार है, जिसे अपन दूसरे वर्ड में नोशन कह सकते हैं। देखो, एक नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, और नोशन का मतलब क्या होता है? विचार। ठीक है, या फिर हम इसे क्या पढ़ सकते हैं? इसका आइडिया पढ़ सकते हैं, या फिर एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोण है, या फिर एप्टीट्यूड मतलब अभिरुचि है, या फिर इंटरेस्ट, इनकी रुचि है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन सदस्यों का ये जो निर्णय, मत, विचार, विचारधारा, ये हैं। अगर ये कैसा है आपका? यूनेनिमस है। यूनेनिमस समझते हो ना आपका? यूनेनिमस का मतलब क्या होता है आपका? ये सर्वसम्मत हैं। ठीक है, सर्वसम्मत नहीं कहते हो तो इन्हें क्या कह सकते हो? ये एकमत हैं। ठीक है, सबका मत कैसा है? एक जैसा, सबका विचार एक ही है, तो ये कैसा माना जाएगा? सिंगुलर। ठीक है, अब इसी का उल्टा कर दो। ठीक है, अगर मैं कहता हूं, अब ये ऊपर वाले सारे शब्द नहीं लिखूंगा, एक लिख दूंगा, अगर इनका डिसीजन है, निर्णय है, वो एकमत नहीं है, बल्कि ये क्या है? डिवीजन में है, मतलब डिवाइडेड है, विभक्त है, अलग अलग है, एक मत नहीं है, अनेक मत में है, तब यही क्या हो जाएगा? आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इतना मसाला बना तो दिया, लेकिन अभी भी एक क्लैरिटी नहीं आई है। ठीक है, इसके लिए एक स्लाइड अपने को और चाहिए। देखो एग्जांपल से देखना, इससे आप समझोगे। जैसे मैंने ये लिखा है, द ज्यूरी ब्लैंक गिवन इट्स वर्डिक्ट यूनेनिमसली, और यहां पर आपको ऑप्शन में दिया जाता है हैज या फिर हैव। ठीक है, अब बताओ क्या मीनिंग है? न्यायिक खंडपीठ ने अपना निर्णय सर्वसम्मति से दिया है। उन नाउन्स में से अपने पास में नाउन कौन सा है? बताओ, आपका ज्यूरी है। ठीक है, लेकिन बताओ ज्यूरी डिवाइडेड है या यूनेनिमस है? यूनेनिमस है। बहुवचन या एक वचन? एक वचन। एक वचन में हैव आएगा या हैज आएगा? हैज आ जाएगा। और इसी सवाल को आप तोड़ दो और ऐसा लिख दो, आपका द
jury blank divided over this issue। यहां पर ऑप्शन चेंज हो जाएंगे आपके। जैसे आपको ऑप्शन दिया जाता है इज, एम या आर, ठीक है। अब यहां पर चेक करो, देखें क्या कहना चाह रहा है कि जो न्यायिक खंडपीठ है वह इस मुद्दे पर बटी हुई थी, विभक्त थी, उसके सदस्य एक मत नहीं थे, ठीक है। अब ये बताओ यूनेनिमस है या डिवाइडेड है? डिवाइडेड। एक वचन या बहुवचन? बहुवचन है। बताओ इज आएगा या आर आएगा? आर। और गौर करना मेरे पास शब्द क्या है? वही है, ठीक है। तो इस पे तो बाद में आना, पहले इसे रिपीट करो, फिर नोट डाउन करना, फिर एक दो एग्जांपल में और लूंगा, आपसे पूछूंगा, ठीक है। बताओ कौन कौन से शब्द हैं, 5-6 शब्द छांटे हैं, वो देख के बोल दो एक बार। बताओ क्या क्या है? जूरी, कमिटी, काउंसिल, पार्लियामेंट, कैबिनेट, असेंबली, ठीक है। इनका उच्चारण ढंग से करना। ये वाला जो पार्ट है ये किताबों में आपको देखो ऐसा मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है बताओ? देखें आपका काउंसिल, जैसे आप पढ़ते हो ना हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो ये काउंसिल नहीं है, ये शब्द क्या है? काउंसिल है। ये काउंसिल नहीं है, वो उनमें लिखा हुआ वो एक अलग मैटर है, वो उनके नजरिए से लिखा हुआ है, क्यों लिखते हैं आपका। और ये जो वर्ड है ना, इसका उच्चारण लेना आपका पार्लियामेंट, ठीक है। गौर करना, मैं इसे शुद्ध में लिखकर बताता हूं आपको, थोड़ा सा अचंबा तो होगा आपका, इस तरीके से आएगा। अब आपने क्या पढ़ा है, क्या किताबों में लिखा हुआ है, वो आप अंदाजा लगा सकते हो। बोलो जरा क्या है? पार्लियामेंट। और अपन क्या पढ़ते हैं? पूरा चटकारा लेके पार्लियामेंट, पार्लिया और फिर मेंट, जो गलत है, ठीक है। तब इंग्लिश के स्कॉलर की जिम्मेदारी है कि वो सही बोले आपका। अब ये बताओ, ये 6 के 6 एक वचन है, बहुवचन है, दोनों ही नहीं है या दोनों है? दोनों है। इनके जो मेंबर्स का निर्णय क्या होना चाहिए? एक मत। तो क्या है आपका? सिंगुलर। इनके मेंबर्स का निर्णय क्या होना चाहिए? अलग अलग। तो ये क्या है? प्लूरल है। एक दो एग्जांपल अपन और लिखेंगे, पहले इसे नोट कर दो आप। ये दो, एक तो क्या टर्म है आपका वहां पर? काउंसिल है, और दूसरे वाला क्या है? पार्लियामेंट। ये इंग्लिश वाला लिख देना, ठीक है। और डेली का अगर मैं भी कहीं आपको नहीं बता पाता हूं तो आप बोल दिया करो। जैसे ये तो जरूर बोलूंगा, जहां आप गलत उच्चारण बोलेंगे तो मैं सुधारूंगा। तो आप ये कह दिया करो, सर इसका यहां क्या लिख दो? फोनेटिक लिख दो, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख दो, ठीक है। और मजे की बात है, अगर आप 5 वर्ड करवा लेते हो तो लास्ट में आते आते आपके 800 से 1000 वर्ड्स हो जाते हैं, और उनसे बाहर पेपर में आता ही नहीं है आपका, और उसमें टाइम भी कंज्यूम नहीं होता। भागते भागते 1 मिनट में लिखे जा सकते हैं आपके, 10 सेकंड का काम होता है, इससे ऊपर का नहीं होता है। लिख दिए दोनों आपने? एक बार बुलवाऊंगा लास्ट में, बताओ क्या है? पार्लियामेंट, और ये क्या है? काउंसिल, ठीक है। ये तो पूरा विश्लेषण हो गया हिंदी के हिसाब से। कायदा तो नहीं है इस तरीके से करने का, केवल आपको समझाने के लिए होता है, अदरवाइज इसका तरीका नहीं बनता है आपका, ठीक है। अब आगे वाले टर्म पे आ जाओ। अब यहां जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, इन एग्जांपल्स के अंदर मैं एक दो और ऐड करूंगा। अभी तो आपने मुझे आसानी से बता दिया, क्यों बता दिया बताओ? यहां तो क्या लिखा हुआ था? यूनेनिमसली। और यहां क्या लिखा हुआ वर्ड है आपका? डिवाइडेड। अब जरूरी थोड़ी है सेंटेंस में यूनेनिमसली और डिवाइडेड शब्द आए, इनके बगैर भी तो सवाल बन सकता ना आपका, ठीक है। तो उस सवाल को बनाकर अपन देखते हैं। जैसे मैंने ये कहा आपका कि द कैबिनेट ब्लैंक प्रोवाइडेड इट्स प्रपोजल्स, और यहां पर टर्म आपके पास में है हैज या हैव, ठीक है। अब एक चीज ये देखो, देखें आपका यहां वाले टर्म के अंदर अपन गौर करो, क्या लिखा है कि कैबिनेट ने अपने जो प्रस्ताव हैं वो क्या कर दिए हैं? दे दिए हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ पार्ट है आपका। अब आपको ये बताना है कि ये एक वचन है या बहुवचन। बताओ, कैबिनेट लिखा हुआ है यहां पर, एक वचन भी हो सकता और बहुवचन भी। अब यहां यूनेनिमसली भी नहीं है, और यहां क्या नहीं है आपका? डिवाइडेड भी नहीं है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये एक मत है या अलग है? बताओ, इसमें हिंट मिलेगा आपको। किससे मिलेगा बताओ? देखें आपका इट्स, ठीक है। इट कैसा होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है। तो अब बताओ, यहां पर ये वाला पार्ट है, इसमें क्या ले लेगा? हैव लेगा या हैज लेगा? हैज लेगा, ठीक है। और यहीं पर टर्म देर आ जाता, और देर के साथ में प्रपोजल से लिख देता, तो ये बहुवचन में चला जाता, तो क्या आ जाता बताओ? हैव आ जाता। जब नहीं है तो हम किससे पता लगा लेंगे? इट्स, या फिर किससे पता लगा लेंगे? आपका देर से पता लगा लेंगे। कर सकते हो आपका, ठीक है। लेकिन जो चांसेस है ना परीक्षा में पूछने के, वो किसके होते हैं? आपके इस वाले पार्ट के होते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसका एग्जांपल बना देता हूं, जो अभी मैंने बोला है आपका कि द कैबिनेट
और फिर लिखा यहां पर प्रोवाइडेड। अब ये जो इट्स आया ना, इसकी बजाय मैंने क्या लिख दिया बताओ, आपका देर लिख दिया। और देर के साथ में भी एक वचन नहीं लिखा है बल्कि बहुवचन लिखा है, प्रपोजल्स। और यहां पर मैंने ऑप्शन वही दिया है, कौन सा आपका, हैज या हैव। अब बता दो इसमें आंसर आपका हैज आएगा या फिर हैव आ जाएगा, हैव आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बिना यूनिनिमस के, बिना डिवाइडेड के भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो तरीका हमें मिलता है वो पेपर में यही मिलता है, कौन सा, यूनिनिमसली वाला और डिवाइडेड वाला। ठीक है, ये एग्जांपल लिख दो फिर फटाफट आप। चलो देखो, इनका एक सवाल है यहां पर, ये जो दोनों है ना, इट्स और देयर, ये दोनों डिसाइड कर रहे हैं किसको, नाउन को। ठीक है, अब यहां पर ये जो पैटर्न है ना आपका, ठीक है, ये पैटर्न यहां पर इससे डिपेंड नहीं करता, इट्स से या फिर दे से, क्योंकि इट्स है वो क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर या पजेसिव एडजेक्टिव है, और देर भी क्या है आपका, पजेसिव डिटर्मिनर या पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इनके साथ में क्या आ रहा है आपका, नाउन आ रहा है। ठीक है, अब गौर ये करो कि यहां पर जब आपने इट्स दिया है तो इट्स का मतलब क्या है, कलेक्टिविटी है। ठीक है, सब ने मिलकर अपने प्रस्ताव दिए हैं। और यहां पर क्या है, कैबिनेट में इन्होंने जो प्रस्ताव दिए, देर मतलब अपने अपने अलग अलग करके दे दिए। जबकि दोनों में देखो नाउन कैसा है आपका, वहां पर प्लूरल आया हुआ है दोनों के अंदर ही। ठीक है, तो ये नाउन भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, डिसाइड कौन कर रहा है, इसका मीनिंग डिसाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे ये जो इट्स होता है, इट्स क्या होता है, क्यूमुलेटिव नेचर में होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब सारी चीजें अलग अलग आई हैं, उनको क्या कर दिया आपने, एक जगह कर दिया। और देर में क्या कर दिया आपने, उन्हें बिखेर दिया है, अलग अलग ले गए। ठीक है, तो ये एक वचन नहीं है, ये बहुवचन नहीं है। मीनिंग में ये किसका अर्थ है आपका, एक वचन का, और मीनिंग में नीचे वाला किसका है आपका, बहुवचन का। मतलब ये सिंटैक्टिक है या सिमेंटिक है, सिमेंटिक है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग है। अभी इनका एक वर्ड और आया कि सर इसमें हमें क्या बताओ, ऐसा बोला करो ताकि मैं सुधारता चलूं आपको। इन्होंने कहा कि सर हमें इनके बीच में क्या बताओ आपका, वहां पर डिफरेंट बताओ। ठीक है ना, नहीं सुधारना है, अच्छी बात आप कर रहे हो तो पूरी, ये भी ऐसा ही करते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, इन लोगों का भी कोई बहुत बड़ा हाल नहीं है, और आपके टाइम पर मैं था तो मेरा भी यही हाल होगा। ठीक है, अलग ऐसा तो है नहीं कि मैं भी भाई माँ की कोख से सीख के आया हूं, ऐसा तो हुआ ही नहीं ना। गलतियां तो मैंने भी की होंगी अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ के अंदर, तभी तो सीखते सीखते आगे बढ़े अपन। ठीक है, अब यहां पर एक अंतर देखो, यहां पर जब हमें ये पूछना है कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो बताओ वहां पर डिफरेंट बोलना चाहिए कि डिफरेंस बोलना चाहिए, डिफरेंस बोलना चाहिए। ठीक है, अभी भी गलत बोल रहे हैं। देखो आपने जो गलती की थी इसके बाद इन्होंने एक नई गलती कर दी है। कौन सी गलती की है, इसके उच्चारण की गलती कर दी आप लोगों ने। नीचे वाला बोल के बताओ। अब आराम से दबा लेंगे आवाज, अब तो शाणे हो गए हो ना। ठीक है, कि हमारी गलती पकड़ी जा रही है। इसका जो उच्चारण है वो सारे भाई बहन सुन लो, क्या है आपका, डिफरेंस। डिफरेंस नहीं होता है, अपन क्या पढ़ते हैं, डिफरेंस। होता क्या है, डिफरेंस। और अब इसी से, अब तो नकल में तो अपन अच्छे हैं इंडिया वाले। ठीक है, अब नकल मार के ऊपर वाला जुगाड़ बिठाओ, डिफरेंट होता है या डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जैसे आपको ये कहना है कि एक्स और वाई के बीच में क्या फर्क है, तो उसका सेंटेंस बनाओ इंटेरोगेटिव में, क्या बनेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ऐसा नहीं बोलेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, ये थोड़ी आदत पड़ जाती है, तकिया कलाम कहते हैं इसे। अपन जानबूझ के गलती नहीं करते, हो जाते हैं। अगर आपने मेरे पर गौर किया हो तो एक वर्ड आप जरूर पकड़ोगे, मेरा तकिया कलाम है, जो मेरी कमी है। हर एक या दो सेंटेंस के बाद में मैं लास्ट में बोलता हूं ठीक है, ठीक है। अरे सर किस चीज की लगी, कितनी चोट आ गई, कितनी बार पूछोगे ठीक है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता चलता कि मैंने कितनी बार बोल दिया है। अब जैसे यहां पलटूंगा, पलटते क्या बोल दूंगा, हाँ जी ठीक है। अब क्या ठीक है नहीं पता, क्योंकि वो दिमाग में सेट हो चुका है, एक फोबिया बन जाता है। ठीक है, तभी मैंने कहा कि नो वन इज परफेक्ट, कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। लेकिन आप जब भेद या अंतर पूछते हो ना, तो क्या बोलोगे, डिफरेंट बोलोगे या डिफरेंस बोलोगे, डिफरेंस। अब मेरे से पूछते मैं फिर पकड़ूंगा आपका कान। ठीक है, आप ये कहोगे, देखो फिर से मेरे मुंह से निकल गया है, अब गौर मत करना, क्योंकि बता दिया मैंने। अब जो अपनी कमजोरी बताता है उसकी फायदे की स्थिति नहीं उठानी चाहिए। कहते हैं ना, जिस ऊंट की गर्दन लंबी होती है काटने की नहीं होती है। अब आप ये बताओ, जैसे आपको ये पूछना है कि इज और एम में अंतर क्या है, तो आप डिफरेंट बोलोगे या डिफरेंस, डिफरेंस। सारे सीख गए, एक की वजह से पूरी क्लास का अच्छा होता है। अगले पार्ट में आओ, सीक्वल बताओ, इसका सीक्वेंस बताओ कितना है, क्रम संख्या बताओ, देखिए कितनी है आपकी, 7 है। ठीक है, अब 7वां है, जो 7वें वाले पार्ट में थोड़ा सा आसान लेते हैं अपन।
एक वर्ड है अपने पास में ये वाला, बोलो क्या वर्ड है आपका? कैटल। कैटल का मतलब क्या होता है हिंदी में? बिल्कुल, इसे अपन क्या क्या कह सकते हैं आपका? मवेशी कह दें, या फिर क्या कह सकते हैं इसे? बहुत सारे जो पशु हैं, या फिर अपनी क्षेत्रीय भाषा में क्या कह सकते हैं आपका? ढांढर, ऐसा है ना। अब यहां पर इनमें से जो भी आपका वर्ड आ रहा है, ये वर्ड हमारा काम का नहीं था, इससे हमें कोई सरोकार नहीं था, हमें मतलब है एक नाउन के रूप में। और ये नाउन कैसा बनता है आपका? कलेक्टिव नाउन बनता है। और कलेक्टिव नाउन को अपन हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? समूहवाचक संज्ञा। जनरली जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, वो क्या रहते हैं आपका? सिंगुलर रहते हैं, मतलब एक वचन रहते हैं। अब मैंने यही क्यों छाटा? क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है ज्यादा। लेकिन ये यहां जो है ना, ये सिंगुलर नहीं है। बताओ ये कैसा है आपका? प्लूरल है। जैसे क्लास, क्लास क्या है बताओ आपका? सिंगुलर है। कलेक्टिव नाउन होकर भी क्या है? सिंगुलर। बंच, बंच का मतलब गुच्छा, कलेक्टिव नाउन होकर भी क्या है? सिंगुलर है। आर्मी, सेना, कलेक्टिव नाउन होकर भी क्या है? सिंगुलर है। लेकिन ये कलेक्टिव होकर कैसा है? प्लूरल है। सवाल यहीं तक नहीं रुका है, इसमें एक वेरिएशन और आएगा मेरे भाई। वेरिएशन क्या देखो आपका, मैं तीनों में लिख देता हूं। अकेला केटल आपको मिलता है, तब तो आप इसे क्या मानकर चलेंगे बताओ आपका? सिंगुलर या फिर प्लूरल? प्लूरल। लेकिन अगर आपको कुछ कंडीशन, बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन कहीं लिखा हुआ मिलता है ए केटल, तो ये प्लूरल की बजाय बताओ किस में आ जाएगा आपका? सिंगुलर में, ए केटल आते ही। ठीक है। और इसी टर्म को अगर मैं यहां पर क्या लिख दूं बताओ आपका? दा केटल लिख देता हूं, तो दा केटल लिखते ही ये वापिस कैसा हो जाएगा? प्लूरल। अपना सवाल या तो यहां से बनेगा या यहां से बनेगा, बीच वाला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कलेक्टिव नाउन सारे जानते हैं कैसा होता है? सिंगुलर होता। तो वहां अगला पूछेगा नहीं। सवाल कहां पूछेगा? जहां सिंगुलर लगता है और लगवाता क्या है? प्लूरल लगवाता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, और उस सेंटेंस के अंदर ऐसा डाल दिया, द केटल, और यहां पर ब्लैंक, ग्रेजिंग इन द पास्चर। जो पहले मैं ब्लैंक स्पेस के बगैर लिख रहा था, वो कॉमन एरर में आ जाता, वहां इज लिख के अगला आपसे आर बनवा लेता, वहां पर ए बी सी में वैसे कॉमन एरर में पूछ लेता। अब यहां बताओ इसका मीनिंग क्या है? कि मवेशी या ढांडर चारागाह में चर रहे हैं। ठीक है। तो ये बताओ यहां पर जो केटल है वो दा के साथ आया, एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन। और अपन इसे समूहवाचक मान के कर देते तो अपन गलत कर देते हैं क्या? एक वचन में, जबकि आंसर में इज आएगा या आर? आर। थोड़ी देर पहले आपने गौर किया हो तो मैंने इज लिखा था फिर मिटाया था। वो सवाल कैसे बनता? खालिस्तान नहीं देता, वो ऐसा लिखता द केटल इज ग्रेजिंग इन द पास्चर, फिर टुकड़े कर देता ए बी सी, फिर क्या पूछ लेता उसमें? एरर पूछ लेता, तो इस वाला अपना आंसर बन जाता। इसकी जगह क्या आ जाता? वहां पर आर आ जाता। नॉर्मल सी बात है ना। अब कुछ जगह जो अपने +2 या ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस करवाए जाते हैं, तो कोचिंग्स में स्टूडेंट्स को यह कह दिया जाता है कि एक केटल बनता ही नहीं है। क्या बोला जाता है? एक केटल बनता ही नहीं है। वो क्या कहते हैं आपका? या तो केटल होगा या दा केटल। गलत बात है। जब 2 या 2 से ज्यादा मवेशी हैं, उनका झुंड है, तब तो वो केटल है या दा केटल है। लेकिन मवेशी तो एक भी तो हो सकता है। आपने ये कहा कि हमारे घर पे एक मवेशी है, ये लो, तो अब उसे आप कैसे बयान करोगे? खाली केटल नहीं कह सकते, ज्यादा होते हैं, दा केटल भी नहीं कह सकते, तब आपको क्या बोलना पड़ेगा? ए केटल। इंग्लिश में ए केटल होता है, यूज कम होता है, इतना ध्यान देना है। तो कोई आपको मना करे कि ए केटल नहीं होता है, गलत बात है। ए केटल होता है, तीनों ही रहते हैं। सिंपली बताओ अपन कौन से नाउन की बात कर रहे हैं? केटल की। केटल का मीनिंग क्या है? मवेशी, पशु या ढांडर है। कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन सिंपली कैसा होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन यहां ये किसका काम कर रहा है? प्लूरल। इसमें भी वेरिएशन है। केटल और दा केटल कैसा है? प्लूरल है। लेकिन ए केटल कैसा है? सिंगुलर। सवाल किसका बनेगा? या तो केटल का बनेगा या फिर दा केटल का बनेगा। अब की बार भी रीड में सवाल आया हुआ है, किसका आया हुआ है? केटल वाले का आया हुआ है। ठीक है। तो अब गौर करो वहां पर, ये केटल अपने आप में बहुवचन, कोई गलती होनी नहीं चाहिए। एक तो वो रह गया, कौन सा बताओ? देखें आपका आइदर और वाला वो, और एक सवाल ये। तो छोटे छोटे सवाल आते हैं बीच में। कोशिश करूंगा 1 या 2 दिन में, मैंने 50 क्वेश्चन तैयार करवा दिए मिक्स में, जो अपन ने पीछे पढ़ रखा है। तो जो सारे के सारे क्वेश्चन कहां मिलेंगे आपको? स्लाइड पे क्वेश्चन आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएंगे? 4 ऑप्शन आ जाएंगे। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो खाली उसमें बताना है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। ऐसे ढेरों सवाल बनवाऊंगा, कभी 50 आ जाएंगे, कभी 100 आ जाएंगे, कभी 20 आ जाएंगे। ऐसे करते करते अपने टॉपिक जैसे खत्म होते चलेंगे, तो लास्ट में आते आते 2000 से ऊपर ऊपर सवाल मैं यहां करवा दूंगा। 2000 से ऊपर ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन।
जो एक गाइड के बराबर हो जाते हैं। एक गाइड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इतने ही मिलते हैं लगभग आपको, तो वो लगभग तैयार करवा दूंगा और उससे अंदाजा भी होगा कि अगला सवाल कैसे पूछ रहा है। यहां थोड़ा अंदाजा कम हो रहा है, यहां पर वो पैटर्न थोड़ा सा आपको कम मिल रहा है। हमने रीट में एक फंडा आजमाया था और बहुत अच्छा रहा था हमारा फंडा। जैसे रीट का सिलेबस खत्म होने के बाद में हमने लास्ट में करीबन 15 दिन सिर्फ क्या करवाई थी, एक्सरसाइज। हालांकि स्टूडेंट्स हमें समझ नहीं पाए, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने क्लासेस अटेंड की नहीं, टाइमिंग की कमी थी, तो हम बुलाया करते थे उन्हें शाम को 6 से 8। और कई बार थोड़ा सा ऐसा भी हो जाता था कि मूड बन जाता था, वो 8:30 9 तक भी चलता था कि सवाल ले लिए कि अपने 100 सवाल करने उसी दिन करने, चाहे वो 8:30 खत्म होते हैं या 9 खत्म होते हैं या 8 खत्म होते हैं, उससे पहले क्लास छूटती नहीं थी। तो कईयों की तो प्रॉब्लम होती है, स्पेशली गर्ल्स की, वो जल्दी निकल जाते हैं। और दूसरी बात ये थी, कई ऐसे भी थे सवाल ही तो निकलवा रहे हैं सर, आते हैं देख लेंगे, उस चक्कर में। और वो वहां मैं पीडीएफ डालता ही हूं आपकी, भाई लास्ट में आप देखते हो, आप मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हो, तो या तो हाथों हाथ आ जाती है या फिर इसमें कोई सिस्टम में कमी रहती, तो 1 या 2 दिन बाद में वो आपके पास पीडीएफ आ जाती। तो उन्होंने सोचा कि हम लास्ट में पढ़ लेंगे, लेकिन हुआ क्या उनके साथ में, लास्ट में मैटर हो गया ज्यादा और टाइम रह गया कम। और जो क्लास में बैठ के करके गए थे और जो वहां पर पढ़ के भी नहीं आए थे, उनका एवरेजन आप मार्क्स की स्थिति देखते हो ना, बहुत अच्छी है। अभी यहां पर एक लड़का है, असिस्टेंट प्रोफेसर में तैयारी कर रहा है आपका हिस्ट्री से, जितेंद्र जांगिड़ नाम से। गौर करना, पीजी किससे है, हिस्ट्री से, एमए हिस्ट्री से, ठीक है। और अभी तैयारी किसकी कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, ग्रेड 2 तीनों की कर रहा है, और वो भी हिस्ट्री से ही, मतलब एसएसटी और हिस्ट्री से कर रहा है। अभी उसका नेट जेआरएफ भी निकला, किससे, हिस्ट्री से निकला है। लेकिन वो इंग्लिश में आया था रीट में कि सर एसएसटी में कंपटीशन रीट में क्या है, ज्यादा है, टफ है। इंग्लिश में सीट भी ज्यादा है, कंपटीशन थोड़ा सा कम है। अगर आप गाइड करो तो मैंने कहा कंटिन्यू आ जा, क्लास मत छोड़ना, बात खत्म। आज उस बंदे के जो इंग्लिश का है नहीं, अभी मिल भी लोगे कभी आप, चश्मा सा लगाता है, एक कोई विनायक नाम से स्कूल है, वहां पर पढ़ाया भी करता वो, वहां भी वो हिस्ट्री पढ़ाता है। ये कोई रानी सती के पास में बताते हैं कि स्कूल ऐसा कुछ, मैं तो गया नहीं कभी। तो वहां पर 150 में नेगेटिव काट कूट के उसके कितने बच रहे हैं, 122। बात समझ में आ रही है। ओबीसी का बंदा है, जनरल में सीट सिक्योर करेगा, टॉप में सिक्योर करेगा, लेकिन वो था कि ये था हम निकल जाते थे, वो नहीं निकलता था। वो कुछ ना कुछ देखता रहता था कि अभी लास्ट पूछता था सर हो गई क्या क्लास, तब तो मैं जाऊं, ठीक, इससे पहले निकला नहीं। और उसका बेनिफिट मुझे पता है, इसमें भी मिलेगा, स्कूल लेक्चरर में मिलेगा। स्कूल लेक्चरर तो उसका मेन सब्जेक्ट है कौन सा, हिस्ट्री, वहां तो वो छोड़ेगा ही क्यों। जब अदर सब्जेक्ट में घुस के और फिर वो ऐसा काम कर सकता तो आराम से कवर कर सकता है। लेकिन हमारी जनरेशन की एक प्रॉब्लम है, कौन सी है, कि हम थोड़ा सा मैटर को क्या करते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनते हो ना आप, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पता नहीं क्या क्या टर्म निकालते हो। और लास्ट में आते आते एग्जामिनेशन के टाइम पे आप सवाल इतने से छांट लेते हो कि पेपर आपने ही बनाया हो, पेपर सेटर ने नहीं बनाया हो वहां पर, ठीक है। चलो लिखो, देखें यहां पर, इसे अपनी बात अपन बाद में इसमें देखें। आप मत करना, ये मोस्ट वाला काम बिल्कुल मत करना, सबसे ज्यादा तकलीफ यही होती है। लास्ट में सुनने को मिलेगा सर मोस्ट बता दो, ये हर बार सुनने को मिलता है। कंपटीशन में कोई मोस्ट होता नहीं है जी। अब एक रूल अपन लेंगे, जो देखने में रूल कैसा रहेगा, थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन है कैसा, बिल्कुल नॉर्मल है। लेंथ ही लंबी है इसकी, और वैसे इसमें कोई पैटर्न में ज्यादा हार्ड नेचर नहीं आएगा। जैसे अपने पास में टर्म देखना इस तरीके से आता है, अगला आपको यहां पर क्या लिख कर देता है, ईच, ठीक है। और ईच के साथ में यहां पर नाउन देगा, तो वो नाउन कैसा होगा आपका, वहां पर सिंगुलर होगा, ठीक है। और यहां पर इसके साथ में लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, बताओ वो भी कैसा रहेगा आपका, सिंगुलर। मैंने ये कह दिया, लिखने में थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा, लेकिन आसान बहुत रहेगा। लास्ट का निचोड़ केवल 10 सेकंड का निकलेगा इसका। फिर यहीं पर एक टर्म अपन इससे बना लेते हैं, ईच से, वो क्या निकलेगा आपका, ईचव। ईचव के साथ में क्या आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, और क्या आ सकता है आपका, प्रोनाउन भी आ सकता है। देखो ऊपर मैंने प्रोनाउन नहीं लिखा है, इसका मतलब केवल नाउन आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा, ठीक है। ये जो नाउन या प्रोनाउन है, ये यहां पर आपका सिंगुलर की बजाय किस में चला जाएगा, प्लूरल में। और उसके साथ में लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ये थोड़ा सा मजे की बात रहेगी, वापिस घूम फिर कर कैसा आना है आपका, सिंगुलर आना है, ठीक है। यहां देखो ये प्लूरल है, फिर भी आगे कैसा है, सिंगुलर है। लास्ट में रिपीट करवाऊंगा, याद हो जाएगा। ऐसे ही अपन टर्म बना सकते हैं, किसका, आपका एवरी का। एवरी के साथ में केवल नाउन आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा। और ये जो नाउन है, वो नाउन कैसा रहना है आपका, सिंगुलर रहना है। और उसके साथ में लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ऑब्वियसली, जैसा कि आप ऊपर सीख चुके हो, कैसा आना है आपका,
सिंगुलर ही आना है। ठीक है, अब ऐसे जैसे ईच का आपने ईच ऑफ बनाया है, वैसे एवरी का बना लो। बताओ एवरी का क्या बन जाएगा? एवरी ऑफ बन जाएगा। ठीक, अब इसके साथ में एवरी ऑफ है, वो क्या ले सकता है आपका? नाउन भी ले सकता है, और बताओ क्या ले सकता है आपका? प्रोनाउन ले सकता है। और ये कैसा आ सकता है आपका? प्लूरल आ सकता है। लेकिन इसके साथ में लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है, ये अब भी कैसा रहेगा? बताओ आपका सिंगुलर ही रहेगा, ये प्लूरल नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही अपन टर्म बनाएंगे आपका आइदर का। आइदर के साथ में आपका जो नाउन आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा, ये कैसा रहना है? आपका सिंगुलर रहना है। और उसके साथ में लगने वाला जो आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है, बताओ ये वापस कैसा रहेगा आपका? वहां पर सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, अब ऐसे ही अपन टर्म बना लेंगे। बताओ आइदर से क्या बना लेंगे? आपका आइदर आओ बना लेंगे। आइदर आओ अपने साथ में नाउन भी ले सकता है, और क्या ले सकता है? बताओ देखें, आपका प्रोनाउन भी ले सकता है। और ये कैसा लेगा आपका? वहां पर प्लूरल लेगा। और उसके साथ में लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है, ये वापस आप घूमकर देखोगे तो ये कैसा मिलेगा आपको? वहां पर सिंगुलर ही मिलेगा। ठीक है, लास्ट में एक और पैटर्न बचा अपने पास में, नाइदर। नाइदर के साथ में केवल नाउन आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा। और ये नाउन कैसा रहेगा आपका? वहां पर सिंगुलर रहेगा। और उसके साथ में लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है, बताओ ये पैटर्न कैसा जाना चाहिए आपका? वहां पर सिंगुलर, सारा का सारा वैसा ही है। और लास्ट का जो आठवां टुकड़ा है वो ये बनेगा। अब तो आप भी बनवा दो मुझे, बताओ क्या है आपका? नाइदर आओ क्या क्या ले सकता है? नाउन भी ले सकता है, और क्या ले सकता है आपका? प्रोनाउन ले सकता है। और ये कैसा लेकर आएगा आपका? वहां पर प्लूरल लेकर आएगा। और उसके साथ में लगने वाला जो आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है, ये वापस यहां पर चेंज होके आ जाएगा। और बताओ ये किस में निकल जाएगा? आपका सिंगुलर में आ जाएगा। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा मैंने लिखा, मैंने कहा लास्ट में कैसा रहेगा? बिल्कुल सिंपल सा बचेगा। वो तरीका देखना सिंपल वाला कौन सा है। आप ये बताओ अपने पास में ये शब्द अगर आप गिनते हो तो कितने हो गए? बताओ देखें, 1 2 3, बता दो जल्दी से, टोटल गिन लिए होंगे आपने। 4 5 6 7 और 8। ठीक है, हैं कौन कौन से? बताओ देखें आपका ईच, ईच आओ, एवरी, एवरी आओ, आइदर, आइदर आओ, नाइदर, नाइदर आओ। इन सब के साथ में जो आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, आठों के साथ कैसा है? सिंगुलर है। अपना सवाल तो यही बनता है ना, एक वचन या बहुवचन वाला, और वो भी किसका? वर्ब का बनता है। फिर आप कहोगे सर आपने बीच वाला क्यों लिख दिया है? अगला सवाल एरर का पूछ सकता है। नाउन का भी अपने सिलेबस में है, प्रोनाउन का भी अपने सिलेबस में है, तो एरर बनता ही बनता है आपका। तो यहां ध्यान रखना, जिन जिन के साथ अव जुड़ रहा है, देखो जिन जिन के साथ में अव जुड़ रहा है, वहां पर केवल नाउन नहीं आ रहा है, नाउन के साथ में क्या आ रहा है? बताओ आपका प्रोनाउन। मतलब या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। साथ का मतलब ऐसा दोनों साथ नहीं आएंगे, नाउन और प्रोनाउन दोनों साथ कभी नहीं आते। या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन, दोनों में से कोई आ सकता है। लेकिन वो दोनों ही बताओ कैसे रहेंगे? आपके प्लूरल रहेंगे। क्लियर है? और ये देखो जिनके साथ में आओ नहीं जुड़ रहा है, उनके साथ में एक तो प्रोनाउन नहीं आएगा, और हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। कैसा नहीं आएगा? प्लूरल नहीं आएगा। अब आराम से ये थोड़ा निचोड़ निकाल के बताओ। बताओ मेरे पास में 8 शब्द कौन कौन से थे? बोलो। अब देखना नहीं उधर। ईच, ईच आओ, एवरी, एवरी आओ, आइदर, आइदर आओ, नाइदर, नाइदर आओ। ठीक है, जिनके साथ आओ आ रहा है वहां नाउन भी आएगा और प्रोनाउन भी आएगा, और कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। जिनके साथ आओ नहीं आ रहा है वहां केवल नाउन आएगा, और वो कैसा? सिंगुलर। और इन आठों के साथ में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। दोनों सवाल सोल्व हो गए, चाहे वो सिंटेक्स का हो, चाहे वो नाउन या प्रोनाउन का आ जाए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, उससे क्लैरिटी और आ जाएगी। यहां ऐसा लिखा है कि ईच आओ द बॉयज ब्लैंक सिंसियर इन दिस बैच। और यहां पर आपको दिया जाता है इज एम आर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां गर्ल्स कर सकते हो, स्टूडेंट्स कर सकते हो, स्कॉलर्स कर सकते हो, डजंट मैटर। अब इस स्ट्रक्चर को पढ़ो एक बार। यहां पर क्या दिया बताओ? ईच है या ईच अव है? ईच अव। तो आपके दिमाग में है नाउन भी आ सकता और प्रोनाउन भी आ सकता है। बताओ क्या लिखा है इसने? वहां पर नाउन लिखा है। ठीक है, बॉयज क्या है? नाउन है। और वो सिंगुलर आएगा या प्लूरल? प्लूरल। लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। बताओ यहां पर क्या लगना है आपका? इज। जो इसको नहीं पढ़ के गया हुआ है उसके दिमाग में यहां पर पहले असर किसका पड़ता है?
बॉयज का, बॉयज उसे कैसा लगता है प्लूरल, और वो क्या भर देता है आर। यही गलती अगला हमसे करवाता है। इसके सबके एग्जांपल लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपन बनाते तो इसके 8 नियम बन जाते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, एक जैसे तो एक जगह रह सकते हैं। अब रिपीट करवा दो, मुझे थोड़ा फास्ट रिपीट करवाओगे। मैं स्ट्रक्चर रिपीट करवा रहा हूं इस बार, पूरा पूरा स्ट्रक्चर बुलवा रहा हूं, पूरी लाइन बोलूं तो आपकी भाषा में। बताओ क्या मिलना चाहिए, ईच। ईच के साथ नाउन कैसा, सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसा, सिंगुलर। अगला पैटर्न क्या है, ईच आउ, नाउन या प्रोनाउन कैसा, प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, सिंगुलर। फिर अगला बताओ क्या है, एवरी, नाउन कैसा, सिंगुलर। फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी सिंगुलर। फिर अगला क्या है, एवरी आउ, तो इसके साथ नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, सिंगुलर। थोड़ा दिमाग भटक रहा है आपका, कंसंट्रेट करवाओ। अगला बोलो क्या है, आइदर। आइदर के साथ नाउन कैसा है, सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी सिंगुलर। फिर आइदर आउ के साथ नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर। फिर अगला नाइदर। नाइदर के साथ नाउन, सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, सिंगुलर। फिर नाइदर आउ के साथ नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, सिंगुलर। और आपको तैयार कैसे करना है, 8 शब्द तैयार करने, कौन कौन सा, ईच, ईच आउ, एवरी, एवरी आउ, आइदर, आइदर आउ। इनके साथ में जहां आउ आ रहा वहां नाउन और प्रोनाउन दोनों में से कोई आ सकता है, आउ नहीं आ रहा वहां केवल नाउन आएगा, ठीक है। और जहां पर आउ आ रहा है वहां नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, जहां आउ नहीं आ रहा वहां नाउन कैसा है, सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब 8 के साथ कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है। लिख दो, देखें आपका, देखो इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ले लो अभी, और यहां पर एक चीज आपको ये सीखनी है, इसमें एक पॉइंट के साथ में 2 आ जाएंगे आपके। जनरली आप ऐसा सीखते हो कि आपके पास में नाउन होता है और उसके बाद में एंड आता है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन, फिर आपका नाउन आता है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगा, बताओ वो क्या लगना चाहिए आपका, वहां पर प्लूरल, बहुवचन होना चाहिए। एग्जांपल लेके बता देता हूं सिंपल सा, ये सिंपल सा टर्म रहेगा। मैंने ऐसा लिखा कि राज एंड आर्यन ब्लैंक, और फिर यहां पर मैंने लिखा है फ्रेंड्स, ब्रैकेट में आपको मिलता है इज, एम, आर, इनमें से एक। अब आपको यहां पर छांटना है, तो बताओ आपको क्या मिला है, बोलो देखें इसमें, राज, और क्या मिला है आपका, आर्यन। तो इस एम आर में से क्या आ गया आपका, आर, ठीक है। ये राज क्या था, नाउन था, आर्यन भी क्या है आपका, नाउन है। ये चीजें आपको आती हैं इस रूल वाली, ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसकी वजह से दूसरा रूल सीखोगे उसमें काम आएगा। फिर इसी में एक टर्म ऐसा बन सकता है कि पहले आपको क्या मिल जाता है, नाउन, फिर यहां पर क्या रहता है, एंड, और फिर यहां पर अगला क्या देता है आपको, प्रोनाउन देता है। और अब अगला आपसे यहां पर हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब भरवाता है, तो भी कोई इश्यू नहीं है। ये अब भी कैसा रहेगा बताओ, आपका प्लूरल ही रहेगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल लूं मैं, अब की बार मैं इसमें जेंडर चेंज कर दूंगा। जैसे मैंने ये लिखा है कि राज एंड शी ब्लैंक फ्रेंड्स। यहां ऐसा मत मान लेना कि मैंने आर्यन के लिए शी लिखा है, मैंने जानबूझ के चेंज कर दिया, क्योंकि ये तो ही होता है, तो इसके साथ ही लिखना थोड़ा सा अटपटा लगता। और यहां वाले पार्ट में मैंने डाला है इज, एम, आर। अब यहां पर एक बार छांट के देखो, देखें आपका ये जो मैंने सेंटेंस बनाया है, उसमें राज किसका काम कर रहा है, नाउन का। शी किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का। अब भी ये बहुवचन है, बताओ इज आएगा या आर आएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा अपन पैटर्न इसमें ये उठाते हैं कि अपने पास में क्या है, प्रोनाउन है, प्लस में बताओ क्या है, एंड है, और फिर दोबारा से क्या आ जाता है आपका, प्रोनाउन आ जाता है। और अब अगला हमसे यहां पर क्या पूछेगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पूछेगा। तो ये भी अपने लिए कैसा जाएगा बताओ, देखें प्लूरल ही जाएगा, ठीक है, दोनों साइड प्रोनाउन होने के बावजूद भी। जैसे मैंने सेंटेंस में ऐसा लिख दिया कि ही एंड शी ब्लैंक, और फिर टर्म यहां पर लिखा है फ्रेंड्स, ठीक। और यहां पर अपने पास में आ रहा है इज, एम और आर वाला, ऐसा हिस्सा आ गया। तो आप मुझे ये बता दो, यहां पर ही किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का। शी किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का। बताओ ये भी एक वचन है या बहुवचन, बहुवचन आ गया। अब लास्ट में एक पैटर्न अपन और बनाएंगे कि पहले हमें क्या मिल जाए बताओ, आपका प्रोनाउन, फिर यहां पर क्या आ जाए, एंड, और फिर यहां पर क्या आ जाए, नाउन। कुछ लोग आपको मना करेंगे, वो ये कहेंगे कि प्रोनाउन और नाउन है, उसमें प्रोनाउन पहले नहीं आएगा, नाउन ही पहले आएगा, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अभी अपन बना भी लेंगे किस तरीके से बनेगा। इसमें अगला पूछता है कि हेल्पिंग वर्ब या फिर जो मेन वर्ब है वो कैसा आना चाहिए। तो बेझिझक ऊपर वाले की तरह आप कह सकते हो कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। अब भी जैसा इसका एक एग्जांपल बनाते हैं,
और एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिख दिया यहां पर कि कोई भी प्रोनाउन का जो पैटर्न है ना वो आप लेके बताओ। देखिए सेंटेंस बना सकते हो क्या, थोड़ा आपसे पूछ लूं मैं कि पहले प्रोनाउन होना चाहिए फिर नाउन होना चाहिए, बताओ। आप एक से ज्यादा लड़कों को बता रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो आपका कि दे एंड और फिर लिख दिया आपका रवि, इस तरीके से। बताओ ये स्ट्रक्चर सही है या नहीं है? नहीं है। पहले रवि होना चाहिए फिर क्या होना चाहिए? दे होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही क्या है? थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये भी थर्ड पर्सन है और ये भी क्या है? थर्ड पर्सन है। तो अपना एक रूल लगता है कि प्रोनाउन में अपन ऐसा नियम काम में ले सकते हैं 2 3 1 कि पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन और फिर कौन सा? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो यहां पर मैं जैसे आपसे पूछ रहा था तो आपको हाथों हाथ कहना चाहिए था कि सर यहां पर ये दोनों क्या है? थर्ड पर्सन है। अब मैं यहां पर ऐसा बना दूं आपका, इस वाला जो पैटर्न है उस पैटर्न के अंदर आपसे ये पूछकर अगला लिख दे। अरे वापस बैक कैसे चला गया ये? एक मिनट रुकना, देखे मैं पूरा यहां पर इसे रब करता हूं। जैसे अपने पास में अगला ऐसा लिखता है कि यू एंड और फिर क्या है? रवि। तो रवि ही लेता है, तो रवि थर्ड पर्सन है, यू कौन सा है? सेकंड पर्सन। सेकंड पहले आएगा, थर्ड कहां आएगा? बाद में आएगा। तो पहले प्रोनाउन हो गया फिर क्या हो गया? नाउन। तो ये जो मना करते हैं ना कि पहले प्रोनाउन नहीं आ सकता है, इसलिए मैंने जानबूझ के आपको बताया है। और फिर मैंने यहां पर लिख दिया आपका ब्लैंक के साथ में फ्रेंड्स, ये लीजिए। और अब इसमें से क्या बर्बाद दिया आपसे? इज़एमआर बर्बाद दिया। अब आप मुझे आराम से यहां पर बता सकते हो कि इसमें इज़एमआर में से क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। अब कहोगे सर ये तो हमें पता है कि दो को अपन किससे जोड़ते हैं? एंड से जोड़ते हैं, तो एक वचन से क्या हो जाता है? बहुवचन। अब आप हमें ये क्यों बता रहे थे? इसके पीछे वजह सुनो। आपका ये वाला पैटर्न है, ये इसकी वजह रहेगा। देखो अगर मैंने यहां पर ऐसा लिखा है ईच एंड एवरी, गौर करना इसमें, देखो बीच में क्या आ रहा है? एंड। या फिर मैंने क्या लिख दिया यहां पर? ईच एंड ईच, इसमें भी बीच में क्या आ रहा है? ईच। या फिर मैंने क्या लिखा है आपका? एवरी एंड ईच, इसमें भी बीच में क्या है आपका? एंड आ गया। या फिर मैंने क्या लिख दिया आपका? एवरी एंड एवरी। ये देखो, बताओ ये चारों जो आपके स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, इन चारों के अंदर आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है? बताओ, देखें वहां पर एंड। और यहां पीछे आओ थोड़ा सा, यहां बीच में क्या है? एंड। यहां देखो क्या है? बोलो देखें आपका। अगले एग्जांपल में लो, एंड फिर क्या है आपका? एंड और फिर क्या है? एंड। एंड आते क्या कर रहे थे आप? सिंगुलर से प्लूरल बना रहे थे, ठीक है। लेकिन यहां उल्टा हो जाएगा। यहां एंड आने के बावजूद भी इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगेगा वो आपका प्लूरल नहीं लगेगा। बताओ कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। इसलिए मैंने सिखाया। हमारी आदत है एंड आते अपन एक वचन से क्या करते हैं? बहुवचन। वो सही भी है, कहां है? ऐसे नेचर में सही है। बताओ कौन कौन से में? नाउन एंड नाउन, नाउन एंड प्रोनाउन, प्रोनाउन एंड प्रोनाउन, प्रोनाउन एंड नाउन। यहां तो ठीक है, लेकिन जैसे ऐसा लग गया ईच और एवरी को जोड़ने के लिए अगर आपने एंड काम में लिया है तो एंड प्रभावी नहीं होगा, निष्प्रभावी होगा। वहां एंड का कोई मतलब नहीं है। ये अब कैसा रहेगा बताओ? सिंगुलर रहेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, उसे ज्यादा क्लियर हो जाए। सेंटेंस है ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस बैच ब्लैंक लेबोरियस या इंडस्ट्रियस कह दूं, और यहां पर टर्म है आपके पास में इज एम आर, ठीक है। अब एक बार चेक करो, देखें, बताओ यहां वाले पार्ट में क्या दिया हुआ? बोलो ईच, आगे क्या है? एवरी, जुड़ा किससे है? एंड से। बताओ एंड प्रभावी या निष्प्रभावी? निष्प्रभावी। ये बहुवचन लेगा या एक वचन? एक वचन लेगा। बताओ यहां पर क्या आना चाहिए? इज एम आर में से इज आना चाहिए। तो मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा था, ये आपको आता था। इसके मद्देनजर ये बता रहा था कि एंड हमेशा बहुवचन नहीं देता है, कभी कभी क्या दे सकता है आपका? एक वचन दे सकता है। दोनों मुझे साथ बता दोगे? बताओ पहला कौन सा? बोलो नाउन एंड नाउन, नाउन एंड प्रोनाउन, प्रोनाउन एंड प्रोनाउन, प्रोनाउन एंड नाउन। ये हमेशा कैसे रहेंगे? प्लूरल। लेकिन चार स्ट्रक्चर मैंने दिए, कौन कौन सा? ईच एंड, लो देख लो, दिक्कत है ना। बताओ क्या? ईच एंड एवरी, ईच एंड ईच, एवरी एंड ईच, एवरी एंड एवरी।
इसमें एंड का कोई प्रभाव नहीं है, प्लूरल या सिंगुलर, सिंगुलर। और इसमें सबसे ज्यादा काम कौन सा आता है, ये पहले वाला, ईच एंड एवरी वाला। ये तीनों बनते हैं लेकिन ये न के बराबर यूज होते हैं, नॉन प्रीवेलेंट हैं, प्रचलन से बाहर रहेंगे आपके, ठीक है। फटाफट लिख दो पहले इसे, फिर अगली स्लाइड जल्दी करना, देखें हो गया ना। तो आज की क्लास को तो यहीं रोक दें एक बार, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। दो एक पार्ट अपन और मान लें इसके, भाई एक पार्ट थोड़ा सा लंबा जाएगा बीच वाला, क्योंकि इसके रूल्स के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, लास्ट वाला छोटा आ जाएगा। फिर चौथे पार्ट में इसकी अपन एक्सरसाइज ले आएंगे, वही 60 से लेके 100 के बीच एक्सरसाइज कर लेंगे, इतनी काफी रहेगी, ठीक है। सी यू टुमारो।